हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। हमारा जो चैप्टर चल रहा है एलसीएम एचसीएफ, उसमें घातों के बारे में पिछली क्लास में हमने बात की थी कि बड़ी घात है वो एलसीएम, छोटी घात है वो एचसीएफ। लेकिन कुछ लोग इसका मतलब अलग निकाल लेते। देखिए, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं आपको। जैसे हमने बात कर रही थी a⁵ b⁵7 c⁴ और a⁵2 b⁵8 c⁹9। अगर मान लीजिए ये सवाल आपको दिया है तो हम बात कर रहे थे एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ में देख रहे थे छोटी घात, तो एक की घात 5 है, यहाँ पर एक की घात 2 है, मतलब एक की घात 2 ले। बी की घात 7 है, यहाँ बी की घात 8 है, तो बी की घात 7 छोटा है लेंगे। सी की घात 4 और 9 में से 4 ले लेंगे। ये तो हो जाएगा आपका एचसीएफ। और एलसीएम क्या होगा जी? बड़ी घात होती है तो ए 5 बार है, ये 2 बार, तो कितना हो जाएगा 5 बार। बी 7 बार है, ये 8 बार, तो ये 8 बार हो जाएगा। और सी हो जाएगा 9 बार। देखो जी, ये एलसीएम और ये एचसीएफ, ये दोनों आ गए आपके पास। ठीक है। अच्छा, अब एलसीएम और एचसीएफ अगर दोनों आपके पास आ गए हैं, एलसीएम होती है बड़ी घात और एचसीएफ होती है छोटी घात। ठीक है। अच्छा, ये बात थी हमारे पास। अगर मान लीजिए आपको ये कहा जाए 2 की घात 5 और 2 की घात 9, तो अगर इनका एचसीएफ पूछा जाए दोनों संख्याओं का, तो एचसीएफ तो होगा 2 की घात 5, और अगर एलसीएम पूछा जाए तो जाएगा 2 की घात 9। ठीक है। अब जो मैं बताना चाह रहा था आपको वो सुनिए। अगर मान लीजिए आपके पास है 2 की घात 3 प्लस 1, 2 की घात 4 प्लस 1। बहुत से लोग क्या करना चाहते हैं कि साहब ये तो हो गया एचसीएफ और ये हो गया एलसीएम। कारण पूछा जाता है तो वो कहते हैं जी इसके छोटी घात है, इसके बड़ी घात है, ये एलसीएम या एचसीएफ। देखो गलत हो जाएगा। जो लोग इसी को लेकर के बैठ गए वो गलत हो गया। देखो, ये 3 घात पूरे पर थोड़ी हुई, ये तो इस पर 3 घात। ठीक है। और ये 2 पद है, अकेला पद होना चाहिए, ये पूरा एक ही पद माना जाएगा क्योंकि तीनों के तीनों पद गुणा है आपस में, इसलिए एक ही पद माना जाएगा। तो इसके घात हो गई, आगे इस पर है नहीं। क्लियर है बात? दूसरा को डिस्टर्ब कर नहीं रहा है। ये +1 डायरेक्ट नहीं हटा सकते, गुणा यहां पर गुणा होता तो कर सकते थे, भाग होता तो कर सकते थे। समझ गए बात को? तो थोड़ा सा बात को समझिएगा। a2 का क्यूब जो है +1 है, तो ये पूरा एक पद है अपने पास। ठीक है। हाँ, और इस पर अगर पूरे पर जो घात होती तो उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ आता तो आप देख सकते थे। यहां पर मत देखना, आप किसी का मन है देखने का तो जैसे कोई लोग एचसीएफ इसको बोलेंगे, एलसीएम इसको बोलेंगे, लेकिन आप इसको खोल करके देख लीजिएगा, समझ करके देख लीजिएगा, अपने आप बातें समझ में आ जाएंगी। 2 की घात 3 का होता है 8, 8 और 1 9। 2 की घात 4 का 16 और 1 17। क्या इनका एचसीएफ 9 आएगा? क्या इसका एलसीएम 17 आएगा? नहीं आएगा ना। तो बस मैं जो बात बताना चाह रहा था वो यही है। ठीक है। तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या करें? देखिए, छोटी कैलकुलेशन तो ऐसे कर लेंगे, या फिर कोई टुकड़े होते हैं, फैक्टर होते हैं, गुणनखंड होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे एचसीएफ होगा या एलसीएम होगा। ठीक है। उसके आधार पर हम काम करेंगे। ठीक है जी। चलो बढ़ते आगे, ध्यान से समझिए। देखो, इस सवाल के लिए बताई थी ये बातें मैंने आपको। x⁻⁸ x⁴ प्लस 2x³ माइनस 2x माइनस 1, ये सवाल आपको दिया है और इसमें पूछा है इसका एचसीएफ फाइंड आउट करिए। महत्तम समापवर्तक देखिए एचसीएफ। तो कैसे आप एचसीएफ देखेंगे ये थोड़ा सा देखिए। तो सबसे पहले बात तो ये है कि पूरी प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस के बारे में हम बात करते हैं। देखो सुनिए, जैसे आपको दे दिया x⁸ माइनस 1, तो आपको पता है दो संख्याओं का वर्गमूल निकल रहा है, बीच में माइनस का चिन्ह, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। दो संख्याओं का वर्गमूल निकल रहा है, बीच में माइनस का चिन्ह है, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो यह आ जाएगा x की घात 4 प्लस 1।
x की घात 4 माइनस 1। ठीक है, दोनों का वर्गमूल निकल रहा है, बीच में माइनस का चिन्ह, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। अच्छा, फिर वापस से देखो, अगर मान लीजिए बात करें x रेस टू 4 प्लस 1, दोनों का वर्गमूल निकल रहा है, बीच में माइनस का चिन्ह, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर देखिए एक्स रेस टू 4 प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया। ठीक है जी, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? अच्छा, तो ये तो आ गया आपका एलसीएम। ठीक है, जो मैथमेटिक्स को जानने वाले हैं वो लोग इसको डायरेक्ट कर लेंगे। दो संख्याओं का वर्गमूल निकले, बीच में माइनस का चिन्ह, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, जोड़ने वाला कर दिया, घटाते समय यहां पर ही पता लग गया कि एक बार, क्योंकि दोनों का वर्गमूल निकल रहा है, बीच में माइनस का चिन्ह, तो वापस जोड़ देंगे घटा देंगे, फिर ये जो लाइन आएगी उसी को एक बार जोड़ देंगे घटा देंगे, क्योंकि जब तक वर्गमूल निकल रहा है बीच में माइनस का चिन्ह, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। चलो आगे बात करते हैं, ध्यान से देखिए, एक्स रेस टू 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 1। देखिए इसके अगर आप टुकड़े करें तो बहुत प्यार से करना आपको, x की घात 4 माइनस 1। पहली बात तो ये देख लीजिए, कॉमन आएगा तो इनमें से आएगा और उसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे। अभी थोड़ी देर में बताता हूं आपको पूरी प्रोसेस क्या है, डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, क्या क्या रास्ता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो देखो एक बार तसल्ली से देखिए, x की घात 4 ये माइनस का 1 है, ये 2x क्यूब माइनस 2x हो गया। यहां पर आप देखिए दो संख्याओं का अगर वर्गमूल निकले, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो उनको एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, यहां पर देखिए, यहां पर भी कॉमन है क्या, कुछ बताइए क्या कॉमन है? इसमें 2 कॉमन आ रहा है, निकालिए 2। एक्स यहां 3 बार है, यहां 1 बार, तो क्या करेंगे, एक बार निकाल लेंगे। ये लीजिए भाई साहब, एक बार निकालिए, तो 2 निकल गया, x 3 बार एक बार निकल जाएगा, 2 बार बच जाएगा, ये पूरा का पूरा निकल गया -1। देखो देखें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस आ गया कॉमन, एक्स स्क्वायर -1, इसमें क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसमें बचेगा प्लस 2x। देखो दोनों का वर्गमूल निकल रहा है, बीच में माइनस का चिन्ह है, दो संख्याओं का वर्गमूल निकले, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो ये लीजिए, एक बार जोड़ दिया है और एक बार घटा दिया। इसी प्रकार इसको देखो, देखें यह आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो देखें, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, दोनों को गुणा करके डबल, दोनों को गुणा करके डबल लिख सकते हैं ऐसे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर ये है, और एक बार ये, 2 बार ये 2 बार और ये एक बार, कितनी बार हो जाएगा, 3 बार, तो आ जाएगा x प्लस 1 का होल क्यूब इंटू x माइनस 1। ठीक है, हो गई बात क्लियर? अच्छा, तो देखो ये हमने कर लिया है, ये भी हमने कर लिया है। ठीक है, अब दोनों का HCF लें या LCM लें? देखो सुनो, बात को समझिए, HCF में क्या होगा, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 है वो एक बार है, यहां 3 बार है, x प्लस 1 है वो यहां एक बार है, यहां कितनी बार है, 3 बार। इसका मतलब क्या करेंगे, एक बार लेंगे, ये लो जी x प्लस 1, फिर x माइनस 1 जो है वो इसमें एक बार है, जब इसमें भी एक बार ही है, तो एक बार ले लेते हैं, छोटा भी एक है बड़ा भी एक ही है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दो संख्या एक बार जुड़े एक बार घटे, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया आपका HCF। ठीक है, अच्छा और क्या क्या रास्ते ये बताता हूं, ध्यान से सुनो, तसल्ली से सुनिए, लेकिन बस हड़बड़ाना मत। देखो बात बता देता हूं, जिनको केवल मैथमेटिक्स ही पढ़नी है उनके लिए चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए नहीं आती ये चीजें।
ठीक है। और जिनको सॉरी अर्थमेटिक पढ़नी है और जिसको अर्थमेटिक और एडवांस पढ़नी है, दोनों पढ़नी है, ठीक है, उनके लिए जरूरत है, तो उनको समझ में आ गई होगी कैसे टुकड़े किए हैं। ठीक है, अच्छा, क्योंकि सारी बातें बता दी है, और जिनको थोड़ा बहुत खटक रह गई है वो अलजेब्रा का जो चैप्टर वो देख लीजिएगा, उनको समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो आगे और बढ़ते हैं। देखिए, इसको अब और कोई डायरेक्ट रास्ता था क्या अपने पास जिससे हम चेक कर पाते? तो बिल्कुल डायरेक्ट रास्ता था। क्या रास्ता था ये मैं बताता हूं आपको, ध्यान से देखिए। देखो, x रेस टू 8 -1, x रेस टू 8 -1, दूसरा है x रेस टू 4 प्लस 2x³ -2x -1। एक बार देख लेता हूं यही था क्या, +2x³ -2x -1, ठीक है। और ऑप्शन x² -1, x² -1, x + 1, x -1, x² + 1, x -1। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं और ये सवाल दे रखा है, इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने। चलो एचसीएफ ही पूछा, एलसीएम के बारे में तो बाद में सोच लेंगे हम। ठीक है, अब बात यह है, प्रश्न ये है कि इसका एलसीएम या एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाए। देखो, बाई प्रोसेस तो हमने कर लिया है, अब डायरेक्ट क्या रास्ता है। देखो, एचसीएफ मतलब पूरे में कॉमन आएगा, अब कॉमन आएगा तो या तो ये कॉमन है या फिर ये है या ये है या ये। एक बार इसको देखिए, दोनों का वर्गमूल निकल रहा है, बीच में माइनस का चिन्ह, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, यही तो है। तो x + 1 और x -1, तो x + 1 ये रहा और x -1 ये रहा, दोनों का मल्टीपल है ये रहा, x² -1। ठीक है, हो गई बात क्लियर। अच्छा, तो देखो, अब इन दोनों का जो गुणा है वो यहां पर आ रहा है, इसका मतलब या तो ये है या ये है या फिर दोनों है। तो फिर हम इसको तो चेक एक बार बाद में ही देख लेंगे कि भाई इसको चेक कर लेते हैं, ये सही है मान लो, ठीक है, ये सही है तो संभावना बनती क्या होता है ये भी सही हो, तो इसको भी देख लो, दोनों सही है तो ये अपने आप ही आ जाएगा, और अगर ये तीनों ही नहीं आते हैं तो ये अपने आप ही हो जाएगा। क्लियर है बात? इसलिए इस प्रकार से सोचिए कि क्या चेक करें कि कम से कम चेक करना पड़े आपको। देखो, समझो बात को, ध्यान देना। अब बात यह है कि इनमें किसका भाग जाएगा और किसका नहीं जाएगा। देखो, भाग जिसका कंप्लीट जाता है, जिसका भाग कंप्लीट जाता है उससे शेष 0 बचता है, जिसका भाग कंप्लीट जाता है उससे शेष 0 बचता है। ठीक है, और शेष 0 बचाने के लिए शेषफल प्रमेय आपने पढ़ी है। देखो, जैसे आप x + 1 चेक करना चाहते हैं, x + 1 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, तो x + 1 का भाग जाता है या नहीं जाता है, इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको 0 रख लो। आप क्या रख लेंगे, 0, प्लस का 1 इधर आकर हो जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। ध्यान से समझना, x की जो वैल्यू आ गई -1। ठीक है, x इज -1 रख दो, तो यहां -1 रख दिया, रेस टू 8 -1, -1 की पावर 8 है मतलब +1। भाई एक एक घात कुछ भी लगाओ एक ही रहता है, समघात है तो प्लस रहेगा, विषम घात है तो माइनस रहेगा, तो समघात है इसलिए प्लस माइनस, एक में से एक जाएगा 0, और 0 बच रहा है, इसका मतलब शेष 0 बच रहा है, और शेष 0 बच रहा है इसका मतलब भाग कंप्लीट जाएगा। ठीक है, तो भाग कंप्लीट जाएगा मतलब x + 1 का भाग कंप्लीट जाएगा इसमें, लेकिन एचसीएफ होने का मतलब तो दोनों में होना चाहिए। अगर दोनों में नहीं है, अगर दोनों में नहीं है तब तो गड़बड़ हो जाएगा काम, तो दोनों में चेक करना पड़ेगा। तो देखो, वैसे इसका तो आपको अगर थोड़ी बहुत भी मैथमेटिक्स जानते हो तो इसका तो पता ही है कि इसका भाग भी जा रहा है, इसका भी जा रहा है, इसका भी जा रहा है, इसका भी जा रहा है, चारों का ही जा रहा है इसमें तो। ठीक है, अब इसमें चेक करते हैं, इसका जा रहा नहीं जा रहा है, तो x की जगह रखेंगे -1। ध्यान से देखना, x की जगह रखेंगे -1⁴ प्लस 2, x की जगह -1³ -2 -1 ये लो जी, -1⁴ है मतलब प्लस का 1 आ जाएगा, माइनस के सम घात है प्लस आ जाएगा, -1 का क्यूब -1, -1 को 2 से गुणा करें माइनस, प्लस को माइनस से माइनस, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, 2 एकम 2 -1। ठीक है,
ये माइनस का 2, ये प्लस का 2, ये माइनस का 1 प्लस का 1, बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और बराबर में अगर 0 आता है तो इसका मतलब शेष 0 बचेगा। तो देखिए अगर ये 0 आ गया इसका मतलब शेष 0 बचता है, और शेष 0 बचता है इसका भाग कंप्लीट जाता है, भाग कंप्लीट जाता है, इसका भाग भी, इसमें भी कंप्लीट गया x+1 का, इसमें भी कंप्लीट गया, इसका ये तो पक्का सही है, ये तो पक्का है, ठीक है। लेकिन ये इसमें भी है, इसका मतलब इन दोनों की दावेदारी बन रही है। अब हम चेक करते हैं कि ये है, क्या पता ये भी हो, अगर ये भी हो जाए तब ये दोनों हो गए, इसका मतलब ये आ जाएगा यहां पर, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखिए, x-1 को चेक करते हैं। तो x-1 इसको भी 0 रख देते हैं, 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1 आएगी, तो x की वैल्यू 1 रख दी, घात में 8 लगा दिया, -1, 1 के कितनी घात हो 1 रहेगा, -1 बराबर आ गया 0, यानी भाग कंप्लीट जाता है। वही काम इसमें करेंगे, 1 के कितनी घात लगाओ 1 आएगा, 1 के कितनी घात लगाओ, 1 को 2 से गुणा करें 2, 2 एकम 2, -1, ठीक है। और ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बराबर कितनी आ जाएगी वैल्यू, 0 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा अब आप देखिए इसकी वैल्यू आएगी 0। अब आगे बात करते हैं, देखो ये भी सही निकला, ये भी निकला है, क्यों, 0 आ गया, इसका शेष 0 मतलब भाग कंप्लीट जाएगा, तो इसका भाग भी जा रहा है, इसका भी जा रहा है, ये दोनों एक ही जगह पर यहां पर है क्या, तो ये सही हो जाएगा x² -1। क्लियर हो गई बात। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। अब इसी सवाल में यदि आपको मान लो एलसीएम ज्ञात करना होता, इसी सवाल में अगर आपको एलसीएम ज्ञात करना होता तो कैसे करते आप, देखिए तसल्ली से देखिए, ध्यान से देखिए। देखो जी एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, जो कॉमन हो तो लेते ही लेते हैं, और या फिर ऐसे सोचो कि बड़ी घात लेंगे, तो x+1 की पावर 1 है, यहां पर 3 है, तो कौन सा लेंगे, 3 लेंगे, तो x+1⁻3। फिर x-1⁻1 है और ये भी 1 है, मतलब वो तो बड़ा भी 1 और छोटा भी 1, तो ये ले लेते। फिर इसके अलावा जो बचा कुचा वो भी ले लेते हैं, ये आ जाएगा x⁴+1, x+1, यही तो करेंगे। अच्छा तो ये आ जाएगा आपका आंसर। थोड़ा सा तसल्ली से देखें तो इसको थोड़ा सा और भी चेंज किया हुआ मिल सकता है आपको आंसर में, कैसे, आप ये बताइए मेरे को, x+1 का होल स्क्वायर इंटू x+1 लिख सकते हैं इसको क्यूब को, और आगे की संख्या एज इट इज उतार देते हैं, ये लो, ये स्क्वायर था भैया। आप ये देखिए इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, x⁻8-1, ये देखो ये रहा x⁻8-1, तो x+1 का होल स्क्वायर और x⁻8-1, तो ये ऑप्शन भी आपको मिल सकता है। तो वो डिपेंड करता है ऑप्शन कैसे मिले, क्या मिले, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो, तो एलसीएम कैसे ज्ञात किया, एचसीएफ कैसे ज्ञात किया, कुछ छोटी मोटी बातें हमने की है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं बाय प्रोसेस। देखो ध्यान दीजिए, एक सवाल है x²+3x-x-3, ठीक है। अच्छा तो देखो ध्यान से देखिए, x3, ये x3 है भाई, x3+3x² -x-3, तो देखो x² दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो x² कॉमन आएगा तो x 3 बार है, 2 बार निकलेगा, 1 बार बच जाएगा, x² बार निकलेगा 3 बचेगा, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 है, ठीक है। बार माइनस का चिन्ह है तो भीतर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो आ जाएगा x+3 आ जाएगा, ठीक। और x+3 आ गया दोनों में कॉमन, x+3 कॉमन आएगा तो इसमें बचेगा x² -1,
ठीक है, अब देखिए आगे, x प्लस 3 है, दोनों का वर्गमूल निकल रहा है, बीच में माइनस का चिन्ह, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, तो आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस। ठीक है, अच्छा, तो ये तो टुकड़े कर लिए हमने, अब टुकड़े इसके भी कर सकते हैं, लेकिन अब की बार इसके अंदर जो है वो संख्या आप हमसे ऐसी कोई सेट नहीं हो पाएगी कि ये कैलकुलेशन करी जा सके। देखो पहले तो बता दूं, यहां पर भी प्लस का चिन्ह है भाई, तो देखो ध्यान देना, अब ये जो कैलकुलेशन हमने की है इसमें देखिए, अब इसमें इधर उधर करने से, अगर इधर उधर कर भी लोगे तो कॉमन नहीं आएगा, जैसे इसमें आ गया था x प्लस 3 आ गया कॉमन, इसमें ऐसा नहीं आएगा, करके देख लेना। तो फिर एक अनुमान लगाएंगे कि एक्स इज पर एक रख करके देखो, माइनस एक रख करके देखो, 2 माइनस 2 जब तक रखते जाओ जब तक जीरो नहीं आ जाए, क्यों अभी थोड़ी देर पहले देखा था, अगर जीरो आता है इसका मतलब शेष जीरो बचेगा, शेष जीरो बचेगा इसका भाग कंप्लीट जाता है, तो क्या कॉमन आएगा उसका पता लग जाएगा। समझ गए बात को? तो फिर हम अंधे होकर के क्यों देखें भाई, कॉमन वही होगा जो इसमें है, इसमें नहीं है वो दूसरा कॉमन हो भी नहीं सकता भाई, जो इसमें नहीं है उस वो कॉमन हो भी नहीं सकता, ये समझ लो आप। क्लियर है बात? तो x प्लस 2 तो इसमें है नहीं, इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता, छोड़ो इसको तो। ठीक है, अब दूसरी जो बात है वो देखिए, ध्यान से देखना, अब कॉमन है इनमें से, या तो ये है या फिर ये है, x प्लस 3 तो है, x माइनस 1 भी है। ठीक है, ये दोनों ही है, चेक कर लो आराम से, टुकड़े करना सिखाया था आपको सिंप्लीफिकेशन में, इन दोनों को गुणा करें 3 है, और गुणा किसका आ रहा है, माइनस का, गुणा माइनस का है तो घटाने पर 2 और गुणा करने पर 3, तो 3 माइनस 1 आ जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर 3x माइनस 1x माइनस 3, x दोनों में कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3 माइनस, इसमें कॉमन आ गया तो x प्लस 3 माइनस, बाहर कॉमन ले लिया, भीतर के चिन्ह बदल जाएंगे, और x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, तो इसमें बचेगा x, इसमें बचेगा माइनस 1, तो आ जाएगा x प्लस 3 गुणा एक्स माइनस 1। देखो देखिए यही तो है, और वैसे आपको बताया था थोड़ा ध्यान हो तो डायरेक्ट ही कर लेंगे, एक्स स्क्वायर 3 में से 1 जाएगा 2, 3 कम 3, ये मेरे को डायरेक्ट ही दिख गया था इसलिए मैंने यही देख करके सोच लिया ये आएगा। ठीक है, तो या तो ये है या फिर ये, और अगर ये भी है ये भी है, दोनों है तब ये आ जाएगा, पिछले सवाल की तरह आ गया। ठीक है, ये कॉमन आ नहीं सकता, ठीक है, भाग तो हो सकता चला जाए इसमें, लेकिन कॉमन नहीं आ सकता। चलो आगे देखो, देखें एक बार, तो इसके टुकड़े नहीं हो रहे तो इलाज क्या है, तो इलाज क्या दिक्कत आ रही है, इनमें से छांट लो, जिससे जीरो आ रहा है इसका मतलब भाग कंप्लीट जाएगा। तो देखो हमारा सवाल है एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। चलो तो सबसे पहले तो हम चेक करते हैं एक्स माइनस 1 का जा रहा है, एक्स माइनस 1 का चेक करने के लिए जीरो रख लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू रख देंगे 1, तो एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे, यहां भी एक्स इज पर 1, यहां भी एक्स इज पर 1, यहां भी एक्स इज पर 1, ये लो 1 प्लस 4 प्लस 1 माइनस का 6, 1 और 4 5 और 1 6, 6 में से 6 जाएगा 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो देखें आराम से देखिए, तसल्ली से देखो, प्यार से देखो, इसका मतलब है x बराबर 1 रखने से 0 हो गया, इसका मतलब शेष 0 बच रहा है, शेष 0 मतलब भाग कंप्लीट जा रहा है, इसका मतलब ये तो सही है, ये तो सही है। ठीक है, तो अब इसको चेक कर लेते हैं, तो x प्लस 3 बराबर 0 रखेंगे, तो इसका मतलब x की वैल्यू माइनस 3। देखो ये घुमा फिरा करके दिखाने की जरूरत नहीं, इसलिए इधर करके दिखा रहा हूं और ऐसे करके दिखा रहा हूं, तो डायरेक्ट आ जानी चाहिए आपको। तो अब देखो x इज पर माइनस 3, देखिए माइनस 3 का क्यूब माइनस का 27, अब मैं डायरेक्ट रखा हूं, माइनस 3 का स्क्वायर 9, ध्यान रखना माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का 9, और 9 चौक 36, माइनस 3 माइनस का 6 और 3 9, 9 और 27 36, 36 माइनस का और 36 प्लस का, बराबर में क्या होगा 0, बराबर में क्या आ गया 0। और अगर ये 0 आ रहा है, ध्यान रखना अगर ये 0 आ रहा है इसका भाग कंप्लीट जा रहा है, तो इसका भाग भी जा रहा है, इसका भी जा रहा है, इसका दोनों का जा रहा है, दोनों का जा रहा है, मतलब ये आ जाएगा।
ठीक, समझ में आई बात। अब आपका प्रश्न ये है कि साहब HCF तो आ गया, एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम निकाल लो। देखो जी ध्यान से सुनो, अब भी आया है आपके पास एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस एक्स माइनस का 6, एक तो ये, और पहले था x² प्लस 3x² माइनस एक्स माइनस 3, एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस एक्स माइनस 3, यही था ना। यही है। तो क्या आया देखो एक बार, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, यही तो आया इसका। इसका क्या आया, इसका आया x प्लस 3 भी आया और x माइनस 1 भी आया। अरे यहां गया क्या मैं, चलो भाई इसको दूसरे पेज पर ले चलते हैं। ध्यान नहीं दिया था मैंने क्वेश्चन की तरफ कि हम दूसरे पेज पर, मैंने सोचा खाली पेज पर लिख रहा हूं मैं। चलो कोई बात नहीं, यहां से कट कर देते हैं इसको। और यहां पर पेस्ट कर दिया। देखो जी ये दो टुकड़े तो पहले पता लग गए अपने को। अब बात है तीसरा टुकड़ा क्या होगा। आप वो तीसरा तो है ही नहीं, तीसरा भाई साहब ही अपने आप ही बताएगा आपको। थोड़ा सा प्यार से देखो इसको, अपने आप ही कह देगा भाई साहब आ जाओ आप। एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब तब आता है जब एक्स को एक्स से 3 बार मल्टीपल करें, तो 2 बार ही है इसका, तीसरी बार तो पक्का ही है। ठीक है, और ये पूरी पूरी संख्या, इसका मतलब संख्या तो संख्या से गुणा करेंगे तभी बनेगी, एक्स से गुणा करने से तो बनेगी नहीं। 3 एकम 3, 3 को किससे गुणा करें, 6 2 से, इसका मतलब ये आएगा 2। समझ गए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 आएगा तभी, बाकी तो 6 कैसे बनेगा। अब आते साहब माइनस का है ये, कोई बात नहीं है जी, प्लस को माइनस से गुणा करें माइनस, अब माइनस को किससे गुणा करें, माइनस ही आए प्लस से, इसलिए प्लस। ये लो जी तीसरा टुकड़ा भी मिल गया आपको। तो कहने का मतलब थोड़ा प्यार से अगर करोगे, तसल्ली से करोगे तो डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, प्यार से देखते रहिएगा। चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला सवाल। दो संख्याओं का HCF और LCM 11 और 7700 है। यदि इनमें एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अगर एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो एक बात बता दूं मैं आपको, आपको पता है कि अगर दो संख्याएं आपको दे रखी है तो दो संख्याओं का जो गुणा है वो गुणा LCM और HCF के गुणा के बराबर होगा। दो संख्याओं का गुणा LCM और HCF के गुणा के बराबर होता है। ये पहले दिन की क्लास में हमने बात कर ली थी। तो देखो पहली संख्या है कितनी, 275, और दूसरी संख्या क्या है पता नहीं है, ये पूछिए। LCM क्या है, LCM है 7700 और HCF कितना है 275। एक तो तरीका है, इससे कैलकुलेशन करके आप आंसर निकाल लीजिए, इससे कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो जी ध्यान से देखना, प्यार से देखिएगा। आप ये बताओ, जो कट सकता है काट लेंगे, ये सॉरी HCF है 11 है, जो कट सकता है काट लेंगे, काटिए आप। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, बचेगा 5, उतारेंगे 5, 11 पंजे 55। ठीक है, और 25 से ये भी कट रहा है, 25 एकम 25, 25 75, 25 75, बचेगा 2, उतारेंगे 0, भाग नहीं जाएगा, तीसरा 0 उतारेंगे तो 2 डिजिट एक साथ उतारेंगे तो 1 0 लग जाएगा, 25 8 200। ठीक है, अच्छा तो ये आएगा, दूसरी वाली जो संख्या है वो आगे 308 एकम 308। बताओ वो दिक्कत है तो कर लेंगे क्लियर, कंफ्यूजन है किसी प्रकार का। देखो जी अब आपकी इच्छा की बात है, कैसी क्या कैलकुलेशन आप कर सकते हो, क्या क्या सोच सकते हो, उस पर डिपेंड करेगा। देखो देखना समझना,
275 गुणा, ये संख्या मालूम नहीं है कितनी है, 7700 गुणा 11, ये दोनों बराबर बताएं। आंसर अपना आ गया है, आंसर को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। अब अपने को थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। भाई इन दोनों का जो गुणा है वो इन दोनों के गुणा के बराबर आएगा। इसका मतलब जैसी संख्या इनमें है वैसी इधर मिलेंगी, जैसी संख्या इधर है वैसी संख्या ही इधर मिलेंगी। ऐसा थोड़ी है कि इधर जो संख्या है वैसे उसके अलावा भी कोई संख्या आ जाएगी। जैसे मैं थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे इसमें 11 का भाग जाने वाली संख्या, इसका इसमें भी 11 का भाग जाने वाली संख्या मिलेगी। इसमें 11 का भाग जाने वाली संख्या है तो पक्की बात है इसमें भी 11 का भाग जाने वाली संख्या मिलेंगी, पक्की बात है। समझ गए बात को? भाई इसमें भी 11 का भाग जा रहा है, इसमें भी 11 का भाग जा रहा है, इसका 11 का भाग जाने वाली 2 बार आएगी संख्या, तो 11 का भाग जाने वाली इसमें, ये इसमें है, इसका मतलब इसमें भी 11 का भाग जाने वाली। और अगर 11 का भाग इसमें 2 बार मिल जाएगा तो इसमें नहीं मिलता। समझ गए बात को? तो ये पक्की बात है, इसमें भी 11 का भाग जा रहा है, चेक करो 2 5 7, 7 में 7 जाएगा 0, ठीक है। इसमें 11 का भाग जा रहा है, इसमें भी 11 का जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसका मतलब है 11 का भाग इसमें भी जाएगा और इधर वाले में जाएगा। इसका मतलब जो दूसरी संख्या आएगी उसमें 11 का भाग जरूर जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे समझ लो कि भाई HCF 11 आ रहा है और HCF आ रहा है, इसका दोनों में कॉमन है, इसलिए कॉमन में तो 11 का कॉमन तो तभी होगा जब दोनों में 11 का भाग जाएगा। सिंपल सी बात है, ऐसे समझो आप इसको। तो देखो 11 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी 11 का भाग जा रहा है, इसमें 11 का भाग नहीं जा रहा है, 283 है, 2 3 5 और 8 का अंतर, इसमें 11 का भाग नहीं जाता, 8 3 11, 11 में एक ये भी नहीं जाता। समझ गए? अच्छा और समझो और ध्यान देना। आप कहोगे 11 का तो बहाना ही खत्म हो गया हमारे पास, बिल्कुल ठीक बात है, बहाना खत्म हो गया आपके पास। तो और क्या क्या रास्ते हैं, देखो ध्यान दीजिए, समझिए बात को। देखो इसमें नौका भाग भी जाता है, आप इसमें नौका भाग जाता है, तो आप इसमें कहीं पर नौका भाग जा रहा है क्या? ना तो इसमें जाता ना इसमें जाता, इसका मतलब क्या इसमें नौका भाग जाने वाली संख्या आ सकती है? आ ही नहीं सकती। इसका मतलब ये तो झूठ बोल रहा है साहब, साफ झूठ बोल रहा है, सरेआम झूठ बोल रहा है। थोड़ा सा ऐसी चीजों को सोचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, लेकिन डेफिनेटली समझ में आ जाएगी बात। लेकिन आपसे गुजारिश है, एक बार नंबर सिस्टम में जो आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था, भाज्यता के नियम पढ़ाए थे, एक बार उनको प्यार से जरूर देखिए, दोबारा से रिपीट कर लीजिए, क्योंकि उन्हीं से संख्याओं को आप देखते ही अंदाज लग जाएगा इसका जा रहा है इसका नहीं जा रहा है, जिसका किसका भाग जा रहा है किसका नहीं जा रहा है। अगर ये अंदाज लगाना सीख गए तो फिर ये चैप्टर आ ही रहा है आपको, फिर तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती आपको इसके अंदर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। सेम सवाल है, दो संख्याओं का HCF 96 है, LCM 1728 है, तो उनमें से एक संख्या 864 है, दूसरी वाली संख्या कौन सी आएगी? देखो जी ध्यान से सुनिए बात को, वही पहली दो संख्याओं का गुणा LCM और HCF के गुणा के बराबर आएगा। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने समझाया वैसे आप समझने की कोशिश करिए। पहली संख्या 864 है और दूसरी वाली संख्या क्या है? दूसरी जो संख्या है वो पता नहीं है। LCM कितना है? LCM में 1728 और ये है 96, HCF है 96, ठीक है। तो एक तो तरीका है काट करके देख लो, संख्या को काट करके देख ही लेंगे, और दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि भाई बाई प्रोसेस कर लीजिए, अंदाज लगाओ कि भाई जिस इस साइड जैसी संख्या वैसी संख्या इस साइड आएंगी, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान देना, मेरे को क्या नजर आ रहा है इधर, देखो ये 1728 से मेरी पहले से जानकारी है कि 12 का क्यूब होता है, मतलब ये 12 गुना 12 गुना 12 है, ठीक है। इसको भी करो तो 3 बार आ गया, इसको भी 12 गुना 8 लिख सकते हो, मोटा मोटी आपको संख्या दिख रही है कैसी है, ठीक है। अच्छा जैसी संख्या इधर है वैसी संख्या इधर आएंगी, ठीक है। अब मेरे को 132 में एक खास बात दिखाई दे रही है, देखो बताऊंगा आपको क्या दिख रहा है। 132 जो है मेरे को दिख रहा है यार, इसमें 11 का भाग जा रहा है, 11 भाग रहा है। बहुत सारे तरीकों से सोच सकते हो सकता है आपके दिमाग में और इजी तरीका लग रहा हो, यार बिना मतलब की बातें कर रहे हैं, इतना सोचना क्यों है, ऐसी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लेकिन मैं सोचने के लिए बता रहा हूं, इसमें 11 का भाग जा रहा है, मेरे को दिख रहा है ये, ठीक है। अब तो 11 का भाग इसमें जा रहा है क्या कहीं पर? इसमें 11 का भाग नहीं जा रहा, तो इसके किसी भी पक्ष में 11 का भाग नहीं जा सकता, इसका मतलब ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ये शक्ल देखते पता लगेगा आपको जब समझोगे आप। देखो इसमें लग रहा है 7 का भाग जा रहा है,
तो 7 का भाग जाने वाली संख्या हो सकता आ जाए, लेकिन वो तब भी आएगी। इधर तो पूरी संख्या आपको दे रही, क्या इसमें एक भी संख्या ऐसी है जिसमें 7 का भाग जाता है? इसलिए इधर नहीं है तो इधर कैसे आ सकती है? कि अगर आएगी तो बराबर कैसे होगी फिर? इसका ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा इसमें 5 का भाग जा रहा है, देखो देखिए किसका भाग जा रहा है? 5 का भाग जा रहा है। आप बताओ 5 का भाग जाने वाली कोई संख्या है इसके अंदर? कोई पड़ोस में भी नहीं है इसके, तो पड़ोस में नहीं है तो इधर कैसे आ सकती है? ये भी नहीं हो सकता। ये लो, एक ही ऑप्शन बचा है। ठीक, समझ गए बात को? अच्छा, और सोच लो, और कैसे सोच सकते हैं? 864, 1728। देखो संख्याओं को पहचानना सीखो आप, तब बैठेगा काम। 8 6 48, इसका मतलब इकाई अंक 8 आएगा इनका गुना, तो इसको भी किससे गुणा करें? इकाई अंक आए। अभी ये तो पता नहीं, इसमें से हट लेते। 4 दूनी 8 हो रहा है, 4 पंजे 20, ये तो नहीं हो रहा है। फिर 4 को 0 से गुणा करें, 0, ये भी नहीं हो रहा है, 0 आ रहा है इसका। तो 4 दूनी 8, ये इन दोनों से आ रहा है। अब इन दोनों से छांटना है कौन सा है, तो 192 को हो सकता है, समझ में नहीं है आपको, लेकिन ये तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, दूसरी बात जो शुरू शुरू में हमने देखा था, आप हो गए तो ये 96 देख लेते डायरेक्ट, एचसीएफ ही तो था। एचसीएफ 96 तो सब में मिलेगा, वो मैं संख्या पहचानने के हिसाब से आपको बता रहा था। बाकी पहचानिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो देखो डायरेक्ट ही आ गया भाई। एचसीएफ 96 है, इसका 96 का भाग जाना ही चाहिए। क्यों 11 ढूंढते फिर रहे हैं, क्यों 13 ढूंढते फिर रहे हैं, क्यों 7 ढूंढते फिर रहे हैं? ठीक है, लेकिन वो मैं केवल इसलिए बता रहा था आपको कि आपको देखते ही पता लग जाए। ठीक है, संख्याओं को देखते ही पता कैसे लगाया जाता है। ठीक है, बाकी तो एचसीएफ 96 दे रखा है, इसका 96 का भाग, जो कोई कैसी भी संख्या हो 96 का भाग तो जरूर जाएगा, चाहे एलसीएम हो, चाहे पहली संख्या हो, चाहे दूसरी हो, चाहे तीसरी हो, चाहे पांचवी हो, कितनी भी संख्या हो एचसीएफ का भाग तो पक्का जाएगा ही जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं जाए। ठीक है, तो बस इतनी सी बात समझ ली। तो 96 का भाग ना तो इसमें जाता, ना इसमें जाता, ना इसमें जाता, क्यों? दिमाग ही नहीं लगा ना, ये 192 आ जाएगा। ठीक है, तो संख्याओं को देख करके कैसे सोचना है ये मैंने बता दिया आपको, प्रोसेस भी बता दी, कैसे सोचना है वो आप देखिए। अब ये कह रहा है 12 के दो गुणजों का एलसीएम 1056 है, उनमें से एक 132 है, तो दूसरी क्या आएगी? एक संख्या 132 है, तो दूसरी संख्या क्या आएगी? 12 के दो गुणज, जिसका 12 दोनों में कॉमन, 12 के दो गुणज हैं, इसका मतलब 12 दोनों में कॉमन है। तो 12 कॉमन है, इसका 12 एचसीएफ होने की संभावना बनती है, गारंटी तो नहीं है, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये संख्या 24 और ये 36 है, सॉरी ये 48 है और ये 72 है। 12 दोनों में कॉमन है, दोनों में 12 कॉमन है, लेकिन 12 एचसीएफ नहीं है। एचसीएफ इसका 24 है, इसका एचसीएफ कितना है? 24। ठीक है, तो कॉमन होने का मतलब कोई गारंटी नहीं है कि एचसीएफ ही हो, लेकिन संभावना तो बनती है एचसीएफ हो सकता है। तो मैं एक बार मान लेता हूं एचसीएफ ही होगा रे यार। तो एचसीएफ 12 के दो गुणज हैं जिनका एलसीएम 1056 है, इनमें से एक संख्या 1132 है, तो दूसरी संख्या क्या आएगी? तो एक बार यही मान लेते हैं कि एचसीएफ ही है, तो एचसीएफ गुणा एलसीएम, तो एचसीएफ तो आ जाएगा 12, एलसीएम आ जाएगा 1056 बराबर पहली गुणा दूसरी संख्या, तो पहली 1132, दूसरी संख्या। अब मैं बता देता हूं आपको, देखो एचसीएफ है 12 मान का, 12 का भाग जाएगा इसमें डेफिनेटली एचसीएफ मानेंगे, तो इसके अलावा 11 और बच गया। क्या बच गया? 11। अब अगर 11 मानेंगे तो 11 इसमें तो आ रहा है, इसके अलावा और कोई टुकड़ा हो भी नहीं रहा है, तो स्ट्रक्चर बची नहीं कहां पर। क्लियर है बात? अच्छा चलो अब देखिए, समझिए बात को। 12 एकम 12 और ये आ जाएगा 12 एकम 12, 12 एकम 12 बच गए 11, 11 एकम 11 और 11 99, 11 6, दूसरी वाली संख्या आ गई 96 आ गई, दूसरी वाली संख्या आ गई 96। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। आपके दिमाग में ये हो सकता है यार 11 भी तो हो सकता था भाई, 11 हो सकता था, इसका मतलब ये एचसीएफ 11 होता तो दोनों जगह होता।
इसका मतलब 11 का भाग इधर वाले में जाता है, इधर वाले में जाता है, 121 का भाग जैनरल संख्या मिलती है फिर आपको। तो देखो देखिए 121 का भाग जाता थोड़ी है इसके अंदर, ऐसे सोच लो। तो जैसा आपको बेटर लगे वैसे आप कंफर्टेबली सोच लीजिए, बात एकदम आपको क्लियर हो जाएगी। चलो जी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 20 गुना है। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 20 गुना है और उनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों का योग है 2520। यदि एक संख्या 480 है तो दूसरी वाली संख्या क्या होगी। ऐसे खूब सारे सवाल आपके पास आएंगे और खूब सारे तरीके भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा एक बार प्यार से समझ लीजिए। एचसीएफ एलसीएम का 20 गुना है, सॉरी एलसीएम एचसीएफ का 20 गुना है। तो अगर एचसीएफ को आपने एक्स माना तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 20x हो जाएगा। एचसीएफ को 20 माना तो एलसीएम हो जाएगा 20x। और ये कहना चाह रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ दोनों का जो योग है 2520 है। एलसीएम और एचसीएफ दोनों का योग है वो 2520 है। तो दोनों का योग करो कितना आएगा, 20x और 1x हो जाएगा 21x, बराबर है 2520। 21 से कम 21, 21 से 21 बचेगा 4, उतारेंगे 2, 21 दूनी 42 और ये 0 आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 120। x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 120। अब ये कहना चाह रहा है दूसरी वाली संख्या बताओ कौन सी है। दूसरी वाली संख्या बताइए क्या है। तो देखो एक संख्या 480 है, तो दूसरी वाली संख्या क्या है। पहली संख्या 480, दूसरी संख्या मालूम नहीं है कितनी, ठीक। अच्छा, और एचसीएफ, एचसीएफ कितनी है 120 गुणा एलसीएम 20x है, तो 20 गुणा 120। आराम से तसल्ली से सुन लो, प्यार से सुन लीजिए। 120 चौक 480 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 पंजे 20, 12 पंजे 60 और 1 0। दूसरी वाली जो संख्या है वो आ जाएगी 600। दूसरी जो संख्या है वो कितनी आ जाएगी, 600 आ जाएगी, ठीक। कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो आगे देखिए और बढ़ते हैं। उस सबसे लंबे फित्ते की लंबाई कितनी होगी जो 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को ठीक ठीक माप सके, पूरा पूरा माप सके। आराम से देखिए, ध्यान से देखना। एक तो है 7 मीटर जिसको आप 700 सेंटीमीटर बोल सकते हो। दूसरा है 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, तो 385 सेंटीमीटर बोल सकते हो। और एक है 1295 सेंटीमीटर। तो ये कहना चाह रहा है पूरा पूरा माप पे ऐसा फित्ता बताइए। देखो एक बात बताई थी आपको, वो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। एलसीएम और एचसीएफ कैसे पहचानेंगे। कुछ लोगों ने तो मैंने कहा था कि याद करते हैं सबसे बड़ा सबसे छोटा देख करके एलसीएम एचसीएफ डिसाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको कहा था कलयुग है, थोड़ा सा ध्यान देना है। ऐसे नहीं समझे कि भाई एलसीएफ सबसे बड़ा लिखा हुआ है तो एचसीएफ और सबसे छोटा है तो एलसीएम, ठीक है। आपको कहा था अगर आपको फैक्टर्स की नीड हो, अगर आपको टुकड़े चाहिए तब तो एचसीएफ, और आपको मल्टीपल्स की नीड हो तो ज्ञात करना है एलसीएम, ठीक है। अच्छा तो देखो जी, फैक्टर्स और मल्टीपल्स दोनों ही चीजों पर हम बात करते हैं, ध्यान से देखना एक बार। अब एक फित्ता है और कपड़ा आपके पास 700 सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर का चक्कर था इसलिए पूरे को सेंटीमीटर में रख लिया। आप चाहो तो पॉइंट में भी रख सकते हो। तो 700 सेंटीमीटर है। अब 700 सेंटीमीटर कपड़े को नापना है, तो क्या 700 सेंटीमीटर को किससे नाप सकते हो, 1400 से नाप सकते हैं क्या। 1400 से नाप लिया, आधा कर लेंगे, नहीं, ठीक है। पूरा पूरा मापना है तो 700 सेंटीमीटर को 1400 से नहीं नाप सकते, मतलब मल्टीपल नहीं चाहिए, आपको चाहिए फैक्टर। 700 सेंटीमीटर को नापने के लिए 350 चाहिए या 100 चाहिए या 5 चाहिए या 50 चाहिए, समझ गए बात को, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको देखना है कि टुकड़े क्या है, टुकड़े की नीड है, अपने को टुकड़ों की जरूरत है, मतलब आपको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। फैक्टर चाहिए, टुकड़े चाहिए, गुणनखंड चाहिए, इसका मतलब आपको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। और अगर आपको मल्टीपल चाहिए
यदि आपको मल्टीपल चाहिए तो इसका मतलब आप क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम करेंगे। ठीक है, देखो सुनो बात को, ध्यान देना। अब ये तो आई गया आपके पास, देखो अब मैं इसको भी डायरेक्ट बता रहा हूं, 700 सेमी, 385 सेमी, 1295 सेंटीमीटर। तो एचसीएफ निकालना मतलब सब में कॉमन है। पहली नजर में देखो सब में क्या कॉमन है भाई, सब में ज्यादा कुछ नहीं है तो 5 तो कॉमन है ही है। समझ गए बात को, इसका मतलब 5 जरूर आएगा, जो आंसर आएगा उसमें 5 जरूर होगा। जिसमें 5 नहीं है वो आंसर नहीं हो सकता। तो इसमें 5 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, ये नहीं हो सकता। इसमें 5 का भाग जाता है तो ये हो सकता है। इसमें 5 का भाग जाता है, ये हो सकता है। इसमें 5 का भाग नहीं जाता इसलिए ये नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, तो 2 ऑप्शन आपके पास बच गए। अब 2 ऑप्शन आपके पास बच गए, ठीक है। इन दोनों ये दादागिरी कर रहे हैं, ये कह रहे हैं 5 का तो जाता ही जाता है, 7 का भी जाएगा। जबकि ये क्या कह रहे हैं कि भाई साहब 5 के अलावा 4 का जाएगा, 7 का नहीं जाएगा। ठीक है, अब दोनों में कंट्रोवर्सी हो गई। ये कह रहा है 5 के अलावा 4 का जाएगा, जबकि ये कह रहा है 5 के अलावा 7 का जाएगा। अब इनमें सही कौन सा है, सच्चा आदमी कौन सा है, तो आप चेक कर लीजिए। देखो 7 का चेक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है बजाय 4 का चेक करने, तो 4 का चेक कर लेते हैं। तो 4 का भाग इसमें तो जाता है, क्या इसमें 4 का भाग जाता है, नहीं जाता। तो इसमें 4 का भाग नहीं जाता, इसमें 4 कॉमन हो ही नहीं सकता। अब 4 कॉमन हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहा है, इसका सच्चा आदमी ये है। समझ गए बात को। और किसी को लगे नहीं जी मैं तो कैलकुलेशन करके देख लूंगा, तो कैलकुलेशन करके देख लो, कौन मना करता है आपको। देखो, तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पर ध्यान देना, गौर करना। संख्याओं को देख करके, आपकी आंखें हैं, संख्याओं को देख करके ऐसे पता लगाने लग जाएं, ऐसे समझने लग जाएं कि भाई मेरे को इस संख्या में देखते ही पता लग रहा है किसका भाग जा रहा है और किसका नहीं जा रहा है। ठीक है, अगर ऐसा पता लगने लग गया तो ये मान लो फिर काम ठीक हो जाएगा, फिर आपके कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो देखो, जैसे 7 कॉमन आ रहा है, 7 एकम 7, ये 2 जीरो आ गई। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, फिर सॉरी, हाँ, अच्छा 7 ले रहा था क्या मैं, तो 5 ले रहा था यार पहले तो, चलो 7 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 7 एकम 7, 7 8 56, 7 पंजे 35, उसके अलावा 5 और आ गया, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 11, 5 से काटेंगे 37, ये लो। और कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, 35 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ऑब्जर्वेशन जरूर करें, अंदाज जरूर लगाएं। अंदाज लगाने का फायदा जो मिलेगा उसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। किसी दूध वाले की एक टंकी में 45 लीटर और 45 लीटर दूध है, उस बड़े से, ये 45 भाई मैं एक में 30 लीटर कर देता हूँ, ठीक है ना। टाइपिस्ट ने थोड़ी कलाकारी लगाई है यहाँ पर। चलो समझ गए बात को, 30 लीटर है। तो एक दूध वाले की एक टंकी में 30 लीटर दूध है, दूसरी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप ज्ञात करो, दोनों टंकियों को पूरा पूरा माप सके, दोनों टंकियों को पूरा पूरा माप सके। आप बताओ 30 लीटर की जो टंकी है उसका दूध नापने के लिए, 30 लीटर दूध नापने के लिए किस किस से नाप सकते हो पूरा पूरा। देखो 1 1 लीटर से माप सकते हो, 2 2 लीटर से माप सकते हो, 3 3 लीटर से माप सकते हो, 5 5 लीटर से माप सकते हो, 6 6 लीटर से माप सकते हो, 10 10 से माप सकते हो, 15 15 से माप सकते हो। सही बात है, मतलब फैक्टर चाहिए आपको, मल्टीपल्स नहीं चाहिए, फैक्टर चाहिए। तो फैक्टर्स ज्ञात कर लीजिए, 30 और 45, बताओ क्या जाएगा एचसीएफ। 5 6 30, 5 से काटेंगे, ठीक है। अच्छा, और बताओ, 3 से भी कट रहा है, 3 से भी काट दो, 3 दूनी 6, 3 3, बस और कुछ थोड़ी आ रहा है। इसका 15 लीटर का माप ले लेंगे। अब किसी को डायरेक्ट पता लग गया 15 का, डायरेक्ट ही लगना चाहिए भाई, डायरेक्ट ही लगना चाहिए, इसमें कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है। तो डायरेक्ट पता लगे तो 15 दूनी 20, 15 थी 45, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 15, यानी 15 लीटर का बर्तन चाहिए। कितने लीटर का बर्तन चाहिए, 15 लीटर का बर्तन चाहिए। देखो ध्यान देना, अब
इस सवाल की लैंग्वेज और क्या हो सकती है, पहले भी बात करी, ध्यान देना। 30 लीटर और 45 लीटर, 30 लीटर और 45 लीटर दूध को अलग अलग पूरा पूरा मापने के लिए माप बताइए जिससे दूध कम से कम बार मापना पड़े, कम से कम बार मापना पड़े। इसमें कुछ लोग कहेंगे बड़े से बड़ा आ गया था, देखो मैंने कम से कम बोल करके बनाया इस सवाल को। 30 लीटर और 45 लीटर दूध को अलग अलग पूरा पूरा मापने के लिए, ऐसे नहीं मिला लिया पूरे को, फिर मिला लिया तो लफड़ा ही हो जाएगा फिर। ये अलग अलग पूरा पूरा मापने के लिए माप बताइए जिसे दूध कम से कम बार मापना पड़े, कम से कम बार मापना पड़े। तो ऐसे मापने को तो आप 5-5 लीटर से माप सकते हो, 3-3 लीटर से माप सकते हो, 1-1 लीटर से माप सकते हो, लेकिन हम चाहते हैं कम से कम मापना पड़े। तो कम से कम बड़े मापने के लिए बड़े से बड़ा बर्तन चाहिए, मतलब ज्ञात करना HCF ही है। ठीक है। अच्छा, कई खतरों के खिलाड़ियों ने तो ऐसे ट्रिक बना रखी है कि दूध वाला सवाल है HCF, पेन वाला है LCM। भाई कई बार तो ऐसी कंडीशन आएगी कि आपको ना तो LCM पूछेगा ना HCF पूछेगा, LCM ज्ञात करो तो भी आंसर नहीं आएगा, HCF पूछेगा तो भी आंसर नहीं आएगा। आप वो ऐसा क्या पूछ लेता है, बताता हूं आपको, ध्यान देना। तो मैं जो बोलना चाह रहा हूं उसको बहुत प्यार से सुनना, ठीक है। हाँ, मैं एकदम इंडियन लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, कोई अन्य लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, तो आराम से प्यार से, आपको समझ में आ गई होगी बातें, तो प्यार से समझ लीजिए। चलो ये बात समझ में आ गई आपको, 15 लीटर आ गया। अब इस सवाल में जो मैंने कहा था आपको कि कोई कई बार तो ये होता है ना तो HCF से आंसर आता है ना LCM, क्योंकि कुछ लोग खतरों के खिलाड़ी होते हैं, वो क्या करते हैं कि भाई यार अब पता नहीं लग रहा है तो पहले तो HCF ज्ञात कर लेते, HCF आ रहा है तो ठीक है ऑप्शन में, नहीं तो LCM ज्ञात कर लेते हैं। देखो इसी सवाल का अगर और दूसरा सवाल बनाया जाए, 30 लीटर और 45 लीटर, ध्यान से सुनना, 30 लीटर और 45 लीटर दूध को अलग अलग पूरा पूरा कम से कम कितनी बार मापा जा सकता है। 30 लीटर 45 लीटर दूध को अलग अलग पूरा पूरा कम से कम कितनी बार मापा जा सकता है। यानी 30 लीटर है और 45 लीटर दूध है, दोनों को अलग अलग मापना है और कम से कम बार मापना है। कम से कम बार मापना है, ज्यादा नहीं मापना है। ऐसे तो 1-1 लीटर का ले लो, आधा-आधा लीटर ले लो, पाव-पाव लीटर ले लो, ठीक है, बहुत ज्यादा बार, लेकिन कम से कम बार मापना है। कम से कम बार मापना है, इसका बड़ा मापा लेंगे, तो बड़ा मापा कितने का लेंगे, 15 लीटर का लेंगे। लेकिन ये कितने का मापा लेंगे ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है भाई साहब कितनी बार मापना पड़े कम से कम। तो 15 लीटर से 30 लीटर को कितनी बार मापोगे, 2 बार, 15 दूनी 30 हो जाएगा, और 15 3 45, इसको 3 बार मापेंगे, इसको 2 बार, तो 2 बार तो इसको मापेंगे, 3 बार इसको, कितनी बार मापोगे, 5 बार। तो अब की बार जो सवाल पूछा है उसका आंसर क्या आएगा, 5। कम से कम कितनी बार मापा जा सकता है, 5 बार माप सकते हैं। माप सकते हैं नहीं माप सकते। अब ये 5 बताओ LCM है कि HCF है, क्योंकि कुछ लोग कम से कम या ज्यादा देख करके सोच लेते हैं यार LCM HCF का सवाल है, निकाल लेते हैं, HCF निकाल के देख लेते हैं आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं LCM निकाल लेंगे। इस चक्कर में मत पड़ जाना, इस चक्कर में पड़ोगे तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी।
चलो जी आगे बढ़ते हैं। देखो देखिए, विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 1000 पेन और 910 पेंसिलें इस प्रकार बांटी जाए कि प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या बराबर हो और प्रत्येक को मिले पेंसिलों की संख्या बराबर हो। 1000 एक तो भाई साहब के पास पेन है और 910 पेंसिल है। 1000 एक तो पेन है और 910 पेंसिलें हैं। तो कहना चाह रहे हैं विद्यार्थी, मैक्सिमम विद्यार्थी कितने होने चाहिए? ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स कितने हो सकते हैं कि सबको पेन भी बराबर बराबर मिले और पेंसिल्स भी बराबर बराबर मिले। ठीक है, तो इसका मतलब इसके टुकड़े करने, इनमें बांटना है। बांटना है मतलब आपको फैक्टर्स चाहिए। क्या चाहिए? फैक्टर्स। मतलब एचसीएफ निकाले। क्या कॉमन आ रहा है? देखो देखो, दोनों में 13 का भाग भी जा रहा है, 7 का भी जा रहा है, मतलब 91 का जाएगा। और अगर किसी को लगे कि आप मेरे को तो अंदाज ही नहीं लगा, अंदाज नहीं लगा, तो मैंने कहा था दोनों का अंतर कर लो। तो 1001 में 910 घटाओगे 91 आ जाएगा। अब 91 के टुकड़े करो 13 और 7, तो कॉमन आएगा तो इनमें से आएगा। अगर इनमें कॉमन नहीं है तो कुछ कॉमन हो भी नहीं सकता। तो 13 का भाग देंगे, 13 7 91, फिर 9 बचेगा, 13 7 91, 77 आया। दोबारा 7 का भी जाएगा, इसमें भी 13 का भी जा रहा है, 7 का भी जाएगा। तो 13 का भी जाएगा, 7 का भी जाएगा, मतलब 91 का जाएगा। इसका मतलब कम से ज्यादा कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं? 91 स्टूडेंट हो सकते हैं। अब आप कहोगे 91 स्टूडेंट्स होंगे तो 91 स्टूडेंट्स होंगे तो 11-11 पेन बटेंगे। 91 स्टूडेंट्स को 11-11 पेन बंटवा जाएगा कि नहीं आएगा? भाग दे दीजिए 11। 91 स्टूडेंट्स को 10-10 पेंसिलें मिलेंगी, तो सबको 10-10 पेंसिलें मिलेंगी और 11-11 पेन मिल जाएंगे। क्लियर है बात? कुछ लोग ये कहेंगे साहब 13 स्टूडेंट भी तो हो सकते थे, 13 स्टूडेंट्स को 91 पेन मिलती, 91 पेन। लेकिन से पूछो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे होने चाहिए? मैक्सिमम होने चाहिए। 13 हो सकते थे, 13 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन इसने बोला जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो क्या होने चाहिए? मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। तो इसका मतलब 91 होगा, ज्यादा से ज्यादा 91 होगा। 7 भी हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा। और सुनो, ध्यान दीजिए। अब आप कहोगे इससे ज्यादा नहीं हो सकता? कि बिल्कुल ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों? ज्यादा अगर होगा, जैसे मान लो 191 की बजाय आप 182 ले लेते हो, जस्ट डबल ले लेते हो, तो डबल ले लोगे तो ये 5.5 पेन आएंगे। 5.5 पेन बांट दोगे क्या? पेनों को तोड़ तोड़ कर ये बांट देना ऐसे। हाँ, 5.5 कर सकते हो, तो एक अलग बात है। फिर एलसीएम एचसीएफ की डेफिनेशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसने क्या बोला? बराबर बराबर बांटनी है आपको। ठीक है, तोड़ने ओड़ने की बात नहीं करी। तोड़ने ओड़ने की बात करी तो फिर तो प्रश्न ही नहीं बनता। फिर तो कैसे भी तोड़ सकते हैं। कोई चौथा ही तोड़ेगा, कोई 1/10वां हिस्सा तोड़ेगा, कोई 1/19वां तोड़ेगा, कोई 5/24वां तोड़ेगा, फिर तो कितने भी तोड़े जा सकते हैं। फिर तो सवाल ही नहीं बना। चलो आगे देखिए। नापने के 3 छड़, 64 सेमी, 80 सेमी और 96 सेमी। 64 सेमी, 80 सेमी और 96 सेमी, इनमें से कोई सी भी एक छड़, ध्यान रखना नापने की छड़ है ये, मापा है। और इनमें से कोई भी एक छड़ का प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा मापा जा सकता है? पूर्ण रूप से मापा जा सकता है। कपड़ा पूरा पूरा मापा जा सकता है, कौन सा है? देखो जी, 64 सेंटीमीटर लंबी छड़ है, उससे 64 सेंटीमीटर को माप सकते हो, 128 को माप सकते हो, 192 को माप सकते हो, मतलब मल्टीपल सही है आपको। और मल्टीपल सही है भाई साहब, तो एलसीएम की जरूरत है सख्त। किसकी जरूरत है? एलसीएम की। देखो ध्यान दीजिए, क्या आ रहा है कॉमन सब में? भाई 8 का भाग तो मेरे को लगता है सब में जा ही रहा है। वैसे तो आप 16 के लिए बोल सकते हो, अगर हिम्मत करो तो। जा रहा है क्या? दे दो। तो 16 चौक 64, 16 पंजे 80, 16 छः 96। लेकिन एलसीएम बड़ी दादागिरी करता है, पता है आपको? क्या? बचा कुचा भी लेता है। तो देखो जी, इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 भी ले लो। 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ठीक है, अच्छा। फिर क्या करेंगे? बचा कुचा भी ले लेंगे। तो 2 गुणा 5 गुणा 3, ये बचा कुचा।
इसको तो कैलकुलेशन करें क्यों, मदद करेगा ये तो। 16 दूनी 48, 48 144। और ये गड़बड़ कैसे हुई भाई? अच्छा 16 दूनी 48 नहीं होता है क्या? सॉरी भाई, 16 दूनी 32, 32 96 है। तो 96 तो यह आएगा, 10 96 10 से गुणा करेंगे 910 सेंटीमीटर, सॉरी 960 सेंटीमीटर आएगा। और 960 सेंटीमीटर आएगा तो आप इसको 9.6 मीटर भी मान सकते हो। 100 का भाग दे देंगे 9.6 मीटर, ये 960 सेंटीमीटर और ये 9.6 मीटर। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो जी, ये बात कैलकुलेट कर ली हमने, आराम से पूरी बातें समझ में आ गई आपको। चलो बढ़ जाते हैं थोड़ा सा आगे। देखो, तीन भिन्न भिन्न संख्याओं का एलसीएम 120 है, तदनुसार उनमें से किस संख्या का एलसीएम नहीं हो सकता, एचसीएफ नहीं हो सकता। देखो ध्यान दीजिए, एलसीएम कितना है 120। निम्न में से कौन सी संख्या उन संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकती? एचसीएफ कौन सी नहीं हो सकती? 8 नहीं हो सकती, 12 नहीं हो सकती, 24 नहीं हो सकती, 35 नहीं हो सकती। देखो एक बात ध्यान रखना, एलसीएम में एचसीएफ का भाग हमेशा पूरा पूरा जाता है। एलसीएम में एचसीएफ का भाग हमेशा पूरा पूरा जाता है, आधा अधूरा नहीं जाता कभी। क्लियर है बात? इसका मतलब 120 है, उसमें भाग जाएगा एचसीएफ का पूरा पूरा। ठीक है, पूरा पूरा जाएगा तो एचसीएफ हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो 8 का जा रहा है, 24 का जा रहा है, 35 का नहीं जा रहा है, 12 का जा रहा है, तो इन तीनों का भाग जा रहा है, इसका नहीं जा रहा। क्लियर है बात? तो ये पूछा है किसका नहीं जाता, तो किसका नहीं जाता? इसका नहीं जाता, तो डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एचसीएफ हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। समझ में आ गई होगी बात। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिए तसल्ली से और देखते हैं। दो लकड़ी के सहतीर 36 और 63 मीटर लंबे, ध्यान देना, एक तो 36 मीटर है, दूसरा 63 मीटर है। इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में काटना है, बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में काटना है। तो ये कह रहा है प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई क्या होगी। देखो ध्यान से सुनिए बात को, इस 36 मीटर को काटना है तो 72 मीटर में काट देंगे क्या? 72 मीटर में काट देंगे क्या? मल्टीपल्स नहीं चाहिए, इसका 36 मीटर का या तो 18 होगा या 9 होगा, समझ गए, बराबर बराबर टुकड़े करने। तो इसका मतलब इसके टुकड़ों की जरूरत है, मतलब एचसीएफ चाहिए। क्या चाहिए? एचसीएफ। तो 36 और 63 का एचसीएफ निकालेंगे, क्या आएगा? एफसीएफ निकालोगे तो 9 कॉमन आ रहा है, 9 चौक 36, 9 7 63। इसका मतलब है मैक्सिमम 9 मीटर का गुटका काटा जा सकता है। 9 मीटर के 4 टुकड़े हो जाएंगे, 9 मीटर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। समझ गए बात को? आप कहोगे जी बड़े से बड़ा कैसे आया ये? बड़े से बड़ा इसका इसलिए है कि इससे छोटा तो काट सकते थे। कैसे? 3-3 मीटर का काटते, 3-3 मीटर के 12 टुकड़े हो जाते, इसमें 3-3 मीटर के काटते तो 21 टुकड़े हो जाते। और 1-1 मीटर के भी काट सकते थे, 1-1 मीटर के 36 टुकड़े होते, 1-1 मीटर के 63 टुकड़े होते। आधे आधे मीटर के भी हो सकते थे, आधे आधे मीटर के 72 टुकड़े हो जाते, इसमें 120 हो जाते। बात समझ में आ गई होगी। इसलिए इसने क्या बोला? अधिकतम बोला। कारण समझना, रोम रोम में रमाना। एक तो शब्द का पढ़ करके बस हाँ ठीक है यार आ गया होगा, एक उसको आत्मसात करोगे तो आपको कई चीजों का और पता लगेगा। ठीक है, वो पता लगना जरूरी है, वो समझ डेवलप होना जरूरी है। जब तक वो समझ डेवलप नहीं होगी तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा। चलो, तो ये बात समझ में आ गई है। अब थोड़ा सा आगे और समझो, इसमें और क्या पूछा जा सकता था? गुटकों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? प्रश्न ये भी पूछा जा सकता था, गुटकों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? पूछा नहीं है इसने, लेकिन पूछ सकता है। तो भाई साहब न्यूनतम यानी गुटकों की कम से कम संख्या, तो कम से कम संख्या तब बनेगी जब बड़े बड़े गुटके काटेंगे। तो बड़े बड़े काट लिए 9-9 मीटर के, 9-9 मीटर के 4 गुटके यहां हो गए, 7 इसके यहां पर हो गए, तो 4 और 7 कितने हो गए? 11। तो नंबर ऑफ जो गुटकों की जो संख्या है, कम से कम संख्या वो कितनी है? 11 है। ठीक है, अब देखो भाई साहब 11 ना तो एलसीएम है और 11 ना ही एचसीएफ है।
ठीक, चलो आगे देखिए और सुनो। 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू हुई, ध्यान से सुनिएगा। 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू हुई। ये घंटियां 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल से बजती हैं। 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी? इकट्ठी बजने का मतलब एक साथ, इकट्ठी बजने का मतलब क्या हुआ? एक साथ। देखो कुछ घंटियां तो हर 2 सेकंड से बजती है, कुछ घंटियां हर 4 सेकंड से बजती है, कुछ 6 से बजती है, कुछ 8 से बजती है, 10 से 12। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे 30 मिनट के अंतराल में कितनी बार एक साथ बजेंगी। छोड़ो एक साथ 30 मिनट में कितनी बजेंगी वो तो छोड़ो, पहले तो देखो एक साथ बजेंगी क्या, कब बजेंगी। तो यानी ये दोबारा कब बजेगी? 4 पर, फिर कब बजेगी? 6, 8, 10, 12। ये 4, 8, 12, 16, ये 6, 12, 18, 24, ये 8, 16, 24, 32, ये 10, 20, 30, 40, ये 12, 24, 36, 48, 60। ठीक है, यानी आपको मल्टीपल्स की नीड है मेरे भाई साहब। किसकी जरूरत है? मल्टीपल्स की। तो आपको ज्ञात करना है एलसीएम। क्लियर है बात? देखो एलसीएम ज्ञात करना है तो आपको बता दूं मैं, अब पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, एक संख्या को ले लो और बाकी को छोड़ते जाओ। जैसे मैं ले लेता हूं 12 को, 12 के पास आया कि भाई मैं तो 12 मान लिया एलसीएम। अब ये 10 के पास आएगा, भाई तेरे पास एक्स्ट्रा क्या है जो मेरे पास नहीं, वो दे दे। ये कह रहा है भाई साहब मेरे पास 2 बियर 5 बियर, तेरे को जो चाहिए वो ले जा। कह देख भाई 2 तो मेरे पास है नगद, आप तो 5 दे दो, ये लो 5 यहाँ से उठा लिया, ले लिया इसके। ठीक है, फिर इसके पास आए, भाई तेरे पास क्या है? क्या मेरे पास 2 गुणा 2 है। प्यार से देखना, ऐसे ऐसे नफरत से देखोगे तो थोड़ी दिखेगा, नफरत नहीं दिखानी है, प्यार दिखाना है। तो 2 दूनी 4, आप कहोगे 4 × 12 तो है इसमें, ठीक है, लेकिन आपके पास 2 एक्स्ट्रा और बचा हुआ है, थोड़ा सा वो भी दे दो, तो ले जाओ भाई। ठीक है, अच्छा ले गए। फिर ये कहेगा कि मेरे पास 6 है, 2 बियर 3 बियर का, भाई साहब 2 मेरे पास भी है, 3 भी है, छोड़ो इसको। ये कह रहा 4 है, 4 मेरे पास भी है, 2 भी है, ये लो। 12 पंजे 60, दूनी 120। हर 120 सेकंड पर सारी घंटियां एक साथ बजेंगी, 120 सेकंड पर सारी घंटियां एक साथ बजेंगी। 2 वाली बजेगी, 4 वाली बजेगी, 6 वाली बजेगी, 8, 10, 12, ठीक है बजेगी। और 120 सेकंड का मतलब ये हो गया 2 मिनट, यानी हर 2 मिनट में सारी घंटियां एक साथ बजेंगी। ठीक है, अच्छा तो देखो ध्यान दीजिए कितनी बार बजेंगी। अब आपका प्रश्न ये है कितनी बार बजेंगी, तो देखो जी ध्यान से सुनना। 30 मिनट में कितनी बार बजेगी? हर 2 मिनट में एक बार बजती है, तो 2 मिनट में एक बार बजती है, 30 मिनट में कितनी बार हो जाएंगी? 15 बार। ठीक है, लेकिन 15 बार नहीं बजेंगी, 16 बार बजेंगी। एक शुरू वाली और काउंट कर देंगे, तो 30 में 2 का भाग दिया 15, 15 और 1 16, तो 30 मिनट में कितनी बार बज जाएंगी? 16 बार। अब कई लोगों को इस बात को लेकर नाराजगी हो जाती है, यार ये क्या बात हुई, ये तो बड़ी दादागिरी है, 16 बार कैसे हो गई, एक कैसे जोड़ दिया? शुरू वाली जोड़ दी भाई। देखो मैं दिखाता हूं, ध्यान देना। अब मैं पूरा 30 मिनट का तो नहीं दिखा सकता, लेकिन जैसे 6 मिनट का दिखा देता हूं, 8 मिनट का दिखा देता हूं, 10 मिनट का दिखा देता हूं। देखो एक बार, ये 7 बज गए, ये 7 बजकर 2 मिनट, ये 7 बजकर 4 मिनट, ये 7 बजकर 6 मिनट, ये 7 बजकर 8 मिनट, ये 7 बजकर 10 मिनट। ये लो इतने बहुत ज्यादा ले लिया यार, इतना भी कोई लेता है क्या? तो 7 बजे से लेकर 7 बजकर 10 मिनट तक 10 मिनट हो गई। कितनी मिनट हो गई? 10 मिनट। और 10 मिनट हुई है, 10 मिनट में देखो देखें, आराम से समझो, 10 मिनट में कितनी बार बजेंगी? पहली 7 बार, 7 बजे बजी, ठीक है, फिर 7 2 पर, फिर 7 4 पर, 7 6 पर, 7 8 पर, 7 10 पर। गिन लो आराम से, 1 2 3 4 5 और 6, कितनी बार बजी? तो 10 मिनट में वैसे 5 बार बजनी चाहिए, 2 का भाग देंगे तो, लेकिन एक शुरू वाली हो रही है। अब कोई खतरों के खिलाड़ी भी तो होते हैं आप में से, वो कहते साहब हम वो वाली गिनेंगे नहीं, ये जो शुरू वाली है वो 7 बजे वाली मत गिनो। मत गिनो जी, कौन कहता आप गिनो ही, ठीक है, मत गिनो। तो फिर घंटी कहां से शुरू होगी? 7 बजकर 2 मिनट से। कब तक? 7 बजकर 10 मिनट तक। कितनी मिनट हुई? 8 मिनट।
तो 8 में तो 4 बार ही होनी चाहिए, गिनो दे 4 बार ही क्या, 1 2 3 4 5। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है, क्लियर हो गई ना। अब देखो ये हालांकि अब उस टॉपिक की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लिंक करना इसलिए बता दूं, ये सवाल ऐसे भी पूछा जाता है। 100 मीटर लंबी दीवार है, 100 मीटर लंबी दीवार है और हर 5-5 मीटर पर एक पेड़ लगाना है। हर 5-5 मीटर पर पेड़ लगाने, कितने पेड़ लग जाएंगे? तो 100 में 5 का भाग देकर के 20 बोल देते हैं, लेकिन 21 बोल देना, वो ये एक वाला चक्कर है। ये पेड़ ही लगे हुए, मैंने पेड़ ही लगवाए हैं पहले। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ऐसे देख लेना, अपने आप पूरी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। हाँ, अगर ये एक राउंड में होता, गोल होता, तो वो एक नहीं जोड़ना पड़ता, ठीक है। आप एक राउंड टेबल बना लीजिए या फिर एक गोलाकार ग्राउंड बना लो, उसके चारों तरफ पेड़ लगाओ। 100 मीटर की आपकी मान लीजिए उसकी परिधि है और 5-5 मीटर से पेड़ लगाओगे तो 20 ही पेड़ लगा सकते हो, 21 नहीं लगा सकते, ठीक है। लेकिन वो दरअसल सीधा होता है तो दो अलग अलग छोर होते हैं, इसलिए दोनों छोर काम आ जाते हैं। और अगर वो घूम करके गोल बना दे तो उसको, तो फिर वो एक ही छोर काम आता है। समझ गए बात को, इसलिए डबल हो जाता है, इसलिए वो एक जुड़ जाता है, इसमें नहीं जुड़ता। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिए 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां 48 और 72 और 108 सेकंड से बदलती हैं। यदि 8:20 पर एक साथ बदले तो दोबारा कितने बजे बदलेंगे? 48, 72 और 108, एलसीएम लोगे कितना जाएगा? देखो देखिए, 12 तो सब में आ रहा है, निकालो 12, 12 चौक 48, 12 छक्के 72, 12 नम 108, ठीक। अब इसको वैसे ले लो, इतनी बड़ी संख्या तो पहचान नहीं पा रहे थे, यहां तक पहचान ही जाओगे। मैं इस नो को ले लेता हूं पूरा ही, ठीक है। नो को ले लेता हूं तो फिर इसके पास चलेंगे कि भाई तेरे पास एक्स्ट्रा क्या है? ये कह रहा है मेरे पास 2 भी है 3 भी है, तो क्या 3 तो मेरे पास है, तू 2 दे दे, तो 2 ले लेंगे यहाँ पर। अब इस 4 के पास गए, ये तो 12 तो मैंने सब में निकाला, ध्यान रखना। 4 के पास गए, ये कह रहा है 2 गुणा 2 है, तो 2 तो ले लिया इसने, एक एक्स्ट्रा 2 वो भी ले लेते। या फिर ऐसे सोच लेते, 2 की घात 1 है, इसमें 2 की घात 2 है, तो एलसीएम में बड़ी घात लेते हैं, 2 की घात 2 ले लेते पूरा ही। ये 3 की घात 2 है, इसमें 3 की घात 1 तो 2 ले लेंगे, तो ऐसे डायरेक्ट भी ले सकते थे आप। खैर जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, इजी लगे, वैसे आप कर लीजिए। 12 नाम है 108, 108 चौक 432, तो 432 सेकंड के बाद, 432 सेकंड के बाद हर चौराहे पर बत्तियां एक साथ चेंज होगी। हर चौराहे पर बत्तियां एक साथ चेंज होगी, ठीक है। कब? 432 सेकंड के बाद। अब 432 सेकंड का मतलब 6 7 42, 7 मिनट और 12 सेकंड, 7 मिनट और 12 सेकंड, यानी 7 मिनट और 12 सेकंड के बाद सारी बत्तियां एक साथ जलेंगी। तो 8:20 है, 7:12, 7 मिनट और 12 सेकंड के बाद सारी बत्तियां एक साथ जलेंगी, मतलब 8:27 और 12 सेकंड, 8:27 और 12 सेकंड, ठीक है। अच्छा चलो आगे देखते हैं। 4 घंटियां 5, 6, 8 और 9 सेकंड के अंतराल से बजती है, एक साथ बजना आरंभ करने के बाद अगली बार कब बजेगी? कैलकुलेशन आपको करनी है, एलसीएम निकाल लेना आराम से। ये भी वही सवाल है, आराम से कैलकुलेशन करिए। 24, 36, 54 सेकंड के बाद रंग बदलती हैं। यदि तीनों 10:15 के बाद एक साथ रंग बदले तो अगली बार तीनों एक साथ कब रंग बदलेंगे? तो वही एलसीएम, ठीक है। चलो ले लेते हैं एक सवाल और, काफी देर होगी। 24, 36 और 54, एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? देखो जी 6 का भाग सब में जा रहे, दे देते हैं। 6 चौक 24, 6 छंगे 36, 6 नाम 54, ठीक है। 9 ले लेते हैं और ये 4 ले लेते हैं, तो ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। 9 भी ले लिया और 4 भी ले लिया, क्योंकि 9 आपने अगर ले लिया
तो एक 4 के पास तो ऐसा कुछ है नहीं जो 9 के पास है, इसलिए 4 ले लिया। 6 के पास 2 भी है, 3 भी है, जो पहले आ गए। 6 नाम 54, 54 चौक 216। 216 सेकंड बाद बदलेंगे। 216 सेकंड का मतलब 3 मिनट और 36 सेकंड। 3 मिनट और 36 सेकंड बाद बत्तियां चेंज हो जाएंगी। तो 3 मिनट का मतलब 10:15 है, और 3 मिनट और 36 सेकंड मतलब 10:18 और 36 सेकंड। 10:18 और 36 सेकंड। ठीक है, हो गई बात क्लियर। अच्छा चलो जी, और आगे बढ़ जाते। 3 घंटियां एक साथ 11 बजे बजती है। वे तीनों 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट के अंतराल से बजती है। दोबारा एक साथ कब बजेंगी? हो जाएगा काम आपका। 3 लड़के 36, 48 और 54 सेंटीमीटर के कदम में उनके। 3 लड़कों के कदम में 36, 48 और 54 सेंटीमीटर के प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर वो एक साथ कदम रखेंगे? कितनी दूरी पर सबके कदम रखे जाएंगे? एक साथ रखने को सबके कदम उस दूरी पर तो रखे जाएंगे, इसका मतलब ये। ठीक है, उस दूरी पर इनके सबके कदम रखे जाएंगे। ठीक है, तो देखो जी, वही एलसीएम ले लेंगे। 36, 48 और 54। ठीक है, कितना हो जाएगा? देखो देखें, ध्यान दीजिए, ये कोमा नहीं है भाई बीच में। 6 का भाग जा रहा है, दे दो। 6 छंगे 36, 6 8 48, 6 नाम 54। ठीक, अच्छा देखो 9 ले लेते हैं। 6 तो सब में था, इसलिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। 9 ले लेंगे, 8 के पास आएंगे। 8 कहेगा तेरे पास और एक्स्ट्रा कहेगा भाई पूरा ही एक्स्ट्रा है, इस पास तो कुछ है ही नहीं। चलो, और 6 कहेगा इसके पास 3 है, इसके पास 2 है, तो मैं क्यों दूंगा? 6 नाम 54 और 54 हो जाएगा 432 सेंटीमीटर। 432 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया? 432 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 4 मीटर और 32 सेंटीमीटर। 4 मीटर और 32 सेंटीमीटर, यह आ जाएगा। कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तसल्ली से देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 44 गुना है, और एलसीएम और एचसीएफ का योग 1125 है। तो उनमें से एक संख्या 25 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखो ध्यान दीजिए, बात को सुनिए। एचसीएफ जो है वो अगर x माने तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 44 गुना मतलब 44x हो जाएगा। और एलसीएम और एचसीएफ का जो योग है वो 1125 है। एलसीएम और एचसीएफ का जो योग है 1125, तो 44x और 1x कितना हो जाएगा? 45x। 45x बराबर 1125 है। ठीक है, देखिए 45 एकम 45, 45 दूनी 90, बचेगा 22, उतारेंगे 5, 45 बन जाए 225। तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 25। x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? 25। अब क्या बोलना चाह रहे? पहली और दूसरी संख्याओं का गुणा एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होगा। पहली और दूसरी संख्या का गुणा एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होगा। तो पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या 25 है, दूसरी संख्या हमें पता ही नहीं है कौन सी है। और एलसीएम और एचसीएफ, तो एलसीएम तो आ जाएगा x मतलब 25, एचसीएफ तो आ जाएगा 25, और एलसीएम क्या आ जाएगा? 44 गुना 25। ठीक है, ये 25 इससे कट जाएगा, क्या आ जाएगा? तो 25 गुना 44 मतलब 1100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1100। ठीक है, और एक बात थोड़ा सा प्यार से समझ लीजिए, अगर एचसीएफ की वैल्यू 25 आई है, एचसीएफ की वैल्यू कितनी आई है? 25, और एक संख्या भी 25 है, तो अगर एचसीएफ एक संख्या से मिलती है, इसको एलसीएम दूसरी संख्या से मिलेगी। एलसीएम एचसीएफ एक संख्या से मिलती है, इसका एलसीएम दूसरी संख्या से मिलेगी डेफिनेटली, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ का गुणा दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर हो। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं।
अंग्रेजी गणित विज्ञान की पुस्तकों के 3 सेट हैं, जिनमें 336, 240, 96 पुस्तकें हैं। दो इनको इन प्रकार के ढेरों में व्यवस्थित करना है, सब पुस्तकें सब्जेक्ट वाइज लग जाएगी। ठीक है, प्रत्येक ढेर में लगाई गई पुस्तकों की संख्या समान हो। तो कहना चाह रहा है ढेरों की कुल संख्या क्या है, ढेरों की कुल संख्या क्या है। देखो, मैथ्स, इंग्लिश और साइंस, 3 प्रकार की बुक्स हैं। मैथ्स है वो 336 बुक्स है, साइंस इसके इंग्लिश की 336 है। पहले इंग्लिश की थी क्या, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस। खैर सब्जेक्ट में इसमें कोई सब्जेक्ट वाइज पूछा नहीं, इसलिए आगे पीछे भी क्रम हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। तो 336, 240 और साइंस की है 96 पुस्तक। ये पुस्तकें, ये कहना चाह रहे हैं प्रत्येक ढेर में लगाई गई पुस्तकों की संख्या समान है। सब्जेक्ट वाइज लगाई, हर कुछ सेट बना दिए, कितने कितने पुस्तकों के बनाई ये मालूम नहीं। ठीक है, एक सब्जेक्ट वाइज लगा दिए। ठीक है, तो कह रहा है कुल ढेरों की संख्या कितनी होगी, कितने ढेर बन जाएंगे। तो देखो जी, ध्यान देना, बात को सुनना। प्रत्येक ढेर में लगाई गई पुस्तकों की समान हो और अधिकतम हो, ये भी लिख लेना यहां पर, अधिकतम हो, मैक्सिमम। चलो आगे देखिए। तो बस अब सेट बनाएंगे इनके, तो इनके फैक्टर चाहिए, टुकड़े चाहिए, तो एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ निकालें तो क्या आएगा, देखो जी ध्यान देना, किसका भाग जा रहा है, तसल्ली से देखो। 8 का भाग भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 8 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, मतलब 24 का जाएगा। चलो 24 का दे दे, तो 24 से कम 24 बचेगा, उतारेंगे से 24 चौक 96, 24 का देंगे, 24 से कम 24 है जी, 24 चौक 96। ये लो जी, तो इसका मत और भी कुछ कॉमन आ रहा है क्या, और 2 आ रहा है, 2 निकाल लो, 2 7 14, 2 5 10, 2 दूनी 4, यह आ जाएगा 24 दूनी 48। देखो आ गया क्या आंसर, आ तो गया, आपको लग रहा होगा आ गया यार आंसर, तो लेकिन आंसर सही नहीं है ये आंसर नहीं है। क्यों भाई, ये क्यों नहीं है, 48 आ तो रहे, पूछा क्या, देखो देखें ढेरों की कुल संख्या क्या होगी, कितने ढेर बन जाएंगे, कितने ढेर बनेंगे, कितने सेट लग जाएंगे, इसने पूछा है। प्रत्येक सेट में कितनी पुस्तक होती, तब तो 48 आंसर आ जाता। अगर ये पूछता प्रत्येक पुस्तक, प्रत्येक सेट में कितनी पुस्तकें होंगी, तो बिल्कुल सही था। लेकिन ये ऐसा नहीं पूछ रहे, फिर क्या करें। 48 48 के ढेर बनेंगे, इसमें बनेंगे 7, इसमें बनेंगे 48 48 के 5, इसमें 48 48 के 2, तो 7 5 12 और 2 14 हो जाएगा, 14 सेट बनेंगे। तो पुस्तकों के कितने सेट लग जाएंगे, 14 सेट लग जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, तसल्ली से क्लियर हो गई होगी बात। तो देखते हैं अगला सवाल। एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध है, 42 लीटर टोन दूध है, 63 लीटर डबल टोन है। वह टिन के डिब्बों में इस प्रकार पैक करना चाहता है कि हर डिब्बे में उतने ही लीटर दूध हो। किसी भी 2 प्रकार के दूध के एक डिब्बे में मिलाना नहीं चाहे तो डिब्बों की अपेक्षित न्यूनतम संख्या, यानी जो अलग अलग क्वालिटी के दूध है तीनों अलग अलग ही रखने, ये नहीं कि तीनों को आपस में एक जगह मिला दिया, वो नहीं करना है। तो कहना चाह रहा है, और जो टिन के जो डिब्बे हैं उनमें बराबर बराबर लीटर दूध आना चाहिए। ठीक है, तो एक तो 21 लीटर वाला है, एक 42 लीटर है, एक 63 लीटर, तो टिन के डिब्बे कितने हो जाएंगे, साइज 21 का भाग जा रहा है, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 63, तो प्रत्येक टिन के डिब्बे में 21 21 लीटर दूध आएगा। कितना कितना दूध आएगा, 21 21 लीटर दूध आएगा। ठीक है, अच्छा, और क्या कहना चाह रहा है, डिब्बों की न्यूनतम संख्या क्या है, डिब्बों की न्यूनतम संख्या क्या है। ठीक है, मिनिमम नंबर्स ऑफ टिन्स,
तो 21 लीटर का एक डिब्बा तो इसमें बनेगा, 2 इसमें बनेंगे, 3 इसमें, तो 1 और 2 3 और 3 6। तो कितने डिब्बे बन जाएंगे भाई साहब? 6 डिब्बे बनेंगे। हो गई बात क्लियर? तो डिब्बों की न्यूनतम जो संख्या है, कम से कम संख्या, वो कितनी है? 6। बताइए कोई दिक्कत है तो? हो गई बात क्लियर? अच्छा, चलो आगे देखिए। सैनिकों जिन्हें बराबर सैनिकों वाली 12, 15 और 18 पंक्तियों में खड़ा किया जा सके, उन्हें ठोस वर्ग के रूप में भी खड़ा किया जा सके, तो कम से कम संख्या कितनी आएगी? देखो, सबसे पहली बात तो मैं बताता हूं आपको, ध्यान देना कि ये कहना चाह रहा है सैनिक ऐसे होनी चाहिए जो 12-12 की इतनी संख्या होनी चाहिए कि 12-12 की लाइनें बनाना चाहिए, 12-12 की लाइनें बना ले, 15-15 की लाइन बनाना चाहिए, 15-15 की बना ले, 18-18 की लाइनें बनाना चाहिए, 18-18 की लाइन बना ले, और एक ठोस वर्ग में खड़ा किया जा सके, ऐसी भी संख्या हो सके। ठोस वर्ग का मतलब जैसे ऐसे, ये लो 6 इधर से 6 इधर, ये ठोस वर्ग बन गया। क्लियर है बात? और बीच में से खाली होता, जैसे कोई ये भी पूछ सकता है भाई खोखला वर्ग कैसे होता है फिर? चलो पहले ये बात क्लियर कर दूं। देखो, तो कहना चाह रहे 12-12 की लाइन भी बन जानी चाहिए, 15-15 की लाइन भी बन जानी चाहिए, और 12-12 की लाइन बन जाए, 15-15 की बन जाए, और 18-18 की बन जाए, ठीक है। और इसके अलावा इनको ठोस वर्ग में भी खड़ा किया जा सके, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं कम से कम सिपाही कितने चाहिए? तो पहले ठोस वर्ग का लफड़ा तो खत्म करो, पहले तो आप ये देखो कि 12-12 की लाइन भी बन जाए, 15-15 की बन जाए, 18-18 की बन जाए। तो 12, 15 और 18, इनका सबका एलसीएम लो। तो एलसीएम आपने निकाल के देख लिया होगा, 180 आएगा। कितना आ जाएगा? 180। एलसीएम निकाल के देख लीजिएगा, 180 आएगा। और वैसे करना चाहो तो देखो, 3 सब में कॉमन आ रहा है, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 6 18, ठीक है। फिर 2 कॉमन आ रहा है, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर बचा खुचा ले लेंगे, 2 गुणा 5 गुणा 3, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 180। तो कितने सैनिक होने चाहिए? 180 सैनिक होने। आंसर नहीं आया, ध्यान रखना, 180 सैनिक होने चाहिए। 180 सैनिकों की अगर 12-12 की लाइन बनाओगे तो 15 लाइन बनेगी, 15-15 की लाइन बनाओगे तो 12 लाइन बनेगी, और 18-18 की लाइन बनाओगे तो 10 लाइनें बन जाएगी। तो लाइनें तो बन जाएंगी, लेकिन इसने क्या बोला? इनको ठोस वर्ग में भी खड़ा किया जा सके, ठोस वर्ग के रूप में भी खड़ा किया जा सके। तो ऐसा कैसे कब हो सकता है कि ठोस वर्ग में भी खड़ा किया जा सके? ठीक है, तो ठोस वर्ग का मतलब है कि इसमें देखो, जैसे 6 लिए हमने, 6 इधर से 6 इधर, 6 छंग 36 हो गए, मतलब परफेक्ट स्क्वायर में होनी चाहिए संख्या, संख्या होनी चाहिए परफेक्ट स्क्वायर में, मतलब वर्गमूल कंप्लीट निकले। वर्गमूल अगर पूरा पूरा निकलेगा, यदि वर्गमूल पूरा पूरा निकलेगा, तो इसका मतलब यह है कि वर्गमूल अगर पूरा पूरा निकल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि सिपाहियों को ठोस वर्ग में आप खड़ा कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो देखो ध्यान दीजिए, वर्गमूल कंप्लीट निकलने की बात है, तो मिनिमम नंबर ऑफ सोल्जर्स, सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो देखिए जी, ध्यान देना, वर्गमूल कंप्लीट निकले तो दो दो के जोड़े बनने चाहिए, तो इनका तो दो दो का जोड़ा बन ही रहा है, 2 गुणा 2, इनका भी 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 गुणा 3, और ये 1 आ ही गया, ठीक है। अब क्या करें? एक जोड़ा बाकी रह गया, इसका नहीं बना, तो इसका क्या करें? 5 और लगा देंगे, अब तो जोड़ा बन जाएगा, और जोड़ा बन गया, इसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, इसका ठोस वर्ग में खड़ा कर सकते हो आप। तो 2 दूनी 4, 3 12, 3 36 पंजे 180 पंजे 900। देखो, ये कैलकुलेशन तो ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन 2 और 5 के जोड़े अगर बनते हुए नजर आए तो कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी है। देखो, 5 दूनी 10 होता है, तो इसको छोड़ दो, बाद में देख लेंगे। 5 दूनी 10 होता है, इसको भी छोड़ दो, क्यों 10 10 तो 100 जाएगा, तो इसमें दिमाग क्यों लगा, इसमें लगाओ दिमाग। 3 3 9, और 2 बार 0, तो 900 आ जाएगा। तो ध्यान रखना कि 5 और 2 के जोड़े बनते हुए उनको बाद में देखना। ये आ जाएगा 900 सिपाही चाहिए कम से कम। कम से कम कितने सिपाही चाहिए? 900। अब मैं बताना चाह रहा था आपको कि भाई यदि मान लो ये
जो संख्या है आपको ठोस वर्ग की बजाय खोखला वर्ग होता तो क्या करते? खोखला वर्ग का एक सवाल अलग से लूंगा तो समझ में पूरी बात आ जाएगी, आपको ध्यान देना। ये लो 20 का खाली हो जाए, ये खोखला वर्ग हुआ। इसकी संख्या कैसे काउंट करते हैं ये थोड़ा सा आगे चलने के बाद जो सवाल लेंगे उसके आधार पर मैं बता दूंगा, आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलो देखिए और सुनिए ध्यान से, तसल्ली से देखिए। एक व्यक्ति के पास कुछ केले हैं, यदि वह प्रत्येक व्यक्ति को 6 केले देता है, यदि वह प्रत्येक व्यक्ति को 6 केले देता है या 8 देता है, ठीक है, तो उसके पास 4 केले बच जाते हैं। मतलब वो कहीं पर केले बांटने के लिए गया, ठीक है, और तो अगर वहां पर कोई कुछ आदमी बैठे हैं, सबको नहीं बांट रहा है भाई, जितने बांट देगा बढ़ जाएंगे, तो कह रहा है 6-6 बांटता है तो भी उसके बाद 4 केले बच जाते हैं, और 8-8 केले बांटता है तो भी 4 केले बच जाते हैं। फिर उसको यार 15-15 बांट के देखते हो, 15-15 बांटे तो भी 4 केले बच गए, और 16-16 बांट दिए तो भी 4 बच गए। अब थोड़ा सा सवालों का ट्रेंड चेंज होने जा रहा है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब 6-6 केले बांटता है तो भी 4 केले बच जाते हैं, 8-8 केले बांटता है तो भी 4 केले बच जाते हैं, 15-15 केले बांटता है तो भी 4 बच जाते हैं, और 16-16 बांटता है तो भी 4 केले बच जाते हैं। कुछ बात समझ में आई? इसका मतलब उसके पास केले ऐसे हैं जिसमें पूरा पूरा भाग जाता है, इनका पूरा पूरा भाग किसमें जाता है? एलसीएम में जाते हैं, एलसीएम में पूरा पूरा भाग जाता है। लेकिन केले बांटने के बाद कितने बच जाते हैं? 4 केले बच जाते हैं। कितने केले बच जाते हैं? 4। इसका मतलब पूरा पूरा भाग जाने से 4 केले एक्स्ट्रा है उसके पास, पूरा पूरा भाग जाने से 4 केले एक्स्ट्रा है। समझ गए? चलो ये संख्या थोड़ी सी बड़ी है, हालांकि बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं है, लेकिन मैं एक संख्या वैसे लेकर के बताऊं आपको। जैसे मान लो आपको ये बोला नोनो केले बांटता है तो भी 5 केले बच जाते हैं, अगर नोनो केले बांटता है तो भी 5 केले बचते हैं, और 10-10 केले बांटता है तो भी 5 केले बच जाते हैं। इसका मतलब दोनों का भाग जाने वाली संख्या कितनी होगी? 90। 90 केले हुए हैं तब तो पूरा नौ बांटेगा तो 10 लोगों को बांट देगा, 10-10 बांटेगा तो 9 लोगों को बांट देगा। क्लियर है बात? लेकिन उसके पास 5 केले बचा है, इसका मतलब इसमें 5 एक्स्ट्रा है, मतलब 95 केले हैं कि नहीं है? देखो देखें, नौ बांटेगा तो 10 लोगों को बांट देगा, 5 केले बच जाएंगे, 10-10 बांटेगा तो 9 लोगों को बांट देंगे, 5 केले बचेंगे। समझ गए बात को? तो बस मैं जो बताना चाह रहा हूँ समझ में आ गई होगी बात। यानी एलसीएम में तो पूरा पूरा भाग जाएगा, तो इतने केले पूरे पूरे पड़ जाएंगे, लेकिन ये बांटने के बाद उसके पास 4 केले और बच गए, ठीक है, इसलिए 4 एक्स्ट्रा है। यानी आप एलसीएम ज्ञात करो और 4 जोड़ दो उसके अंदर, ठीक है। देखो ध्यान दीजिए क्या जाएगा। जैसे मैंने 16 ले लिया है भाई, 16 एलसीएम, तो 15 के पास जाएगा, 15 कहेगा मेरे पास 3 और 5 है ना, तो इसके पास 3 है ना 5 है, तो पूरा ही ले लेते हैं, 15 ही ले लेते हैं। 8 के पास जाएगा तो 8 तेरे पास एक्स्ट्रा क्या आएगा भाई? 8 इसके पास भरा पड़ा है ना, क्या करेगा मेरे ले जाकर के? ये कह रहा है 6, तो 6 के पास 2 भी है 3 भी है, तो 2 तो इसके पास रहा, 3 इसके पास रहा, इसका मतलब ये भी नहीं लेना है, ये भी नहीं लेना। तो 16-15 240, एलसीएम आ गया 240। एलसीएम क्या आ गया? 240। यानी अगर उसके पास 240 केले होंगे तो 6-6 केले बांटेगा तो भी 40 लोगों को बांट देगा, 6-6 केले बांटेगा तो 40 लोगों को बांट देगा, 8-8 केले बांटेगा तो 30 लोगों को बांटेगा, 15-15 केले बांटेगा तो 16 लोगों को बांट देगा, 16-16 केले बांटेगा तो 15 लोगों को बांट देगा, पूरे पूरे बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके पास कितने केले बच गए? 4 केले बच गए, तो 4 केले बच गए, इसका मतलब 4 ज्यादा उसके पास, मतलब उसके पास 244 केले। कितने केले हैं जी? 244 है। समझ में आ गई होगी बात? कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? ठीक है, अच्छा चलो आगे देखते हैं। एक कलम, किताब और शर्ट का मूल्य 56, 72 और 120 है। 56, 72 और 120 है। कोई भी व्यक्ति कम से कम कितने रुपए लेकर बाजार जाए कि उनमें कोई भी एक वस्तु पूरी संख्या में खरीद ले? ये नहीं कि कुछ कलम खरीद ली, कुछ
बुक और कुछ शर्ट नहीं, या तो कुछ कलम ही खरीदेगा या कुछ बुक ही खरीदेगा या शर्ट ही खरीदेगा, ठीक है। तो कोई सी भी एक चीज पूरी पूरी संख्या में खरीद लेगा, उसके बाद भी उसके पास 20 की नोट एक बच गई, तो कह रहा है कम से कम कितने रुपए घर से लेकर के गया वो, कम से कम कितने रुपए लेकर बाजार जाए कि एक वस्तु पूर्ण संख्या में खरीद भी ले, 20 रुपए बच भी जाए, ठीक है। भाई उसका जो दोस्त है उसको कह दिया यार मैं मार्केट जा रहा हूं, या तो किताबें खरीद के लेके आऊंगा, या पेन लेकर के आऊंगा, या फिर कुछ शर्ट लेकर के आऊंगा, कोई सी एक चीज लेकर के आऊंगा, ठीक है। तो तू चल मेरे पास, मेरे साथ, मेरे को देखना नहीं आता। वो दोस्त ने मना कर दिया यार कोरोना काल में मैं बाहर नहीं निकलता आजकल। दोस्त ने कहा यार चल तेरे को पानी पूरी भी खिलाऊंगा, पानी पूरी खिलाया, पक्का पक्की बात है क्या? कितने रुपए खिलाएगा? 20 रुपए का, 20 रुपए एक्स्ट्रा ले लेना, इसलिए 20 रुपए बचाने हो दोस्त की पानी पूरी खिलाने के लिए। समझ गए बात को? तो सामान खरीदने के लिए जो पैसा लेना ले लेना भैया, लेकिन पानी पूरी के लिए एक्स्ट्रा रख लेना, इसलिए तैयार हुआ है। तो कह रहा पानी पूरी में कोरोना नहीं होता है क्या भाई? तो देखिए जी, 56, 72 और 120, मतलब एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो देखो ध्यान से सुनिए, प्यार से सुनिए, मैं 120 ले लेता हूं। क्या ले लिया? 120। 120 ले लिया। अब 120 72 के पास गए तो 72 के पास 24 गुणा 3 मिलेगा। 24 का भाग तो इसमें जाता है, लेकिन 3 एक्स्ट्रा है, आपको 3 तो इसमें भी जाता है, लेकिन 24 के अलावा तो इसमें भी 5 ही बचेगा, 3 थोड़ी बचेगा, इसलिए 3 एक्स्ट्रा, इसलिए 3 ले लिया। तो ये लो 3 हमने ले लिया। अब इसके पास गए, इसके पास 7 भी है और 8 भी है, तो 8 तो इसके पास है, 15 8 120 होता है, लेकिन 7 नहीं है, तो 7 दिलवा दिया इसको, ये लो भाई नगद लो 7, ठीक है। अच्छा, आराम से देखो, प्यार से देखो, 12 तिया 36, 36 7 252, और एक जीरो है, 2520 रुपए हो गए, 2520, ठीक है। ये तो लेकर के जाने पड़ेंगे उसको मार्केट में, और 2520 अगर ले जाएगा तो चाहे आप कलम खरीदना चाहे कलम कलम खरीद सकता है, शर्ट खरीदना चाहे शर्ट खरीद सकता है, बुक खरीदना चाहता है बुक्स खरीद सकता है, लेकिन 20 रुपए दोस्त को पानी पूरी और खिलाने की प्रॉमिस करी है उसने, इसलिए इसको रुपए लेकर के जाने पड़ेंगे 2540। कितने रुपए लेकर के जाएगा? 2540, ठीक है। अच्छा, क्लियर है बात? कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? बताओ। अब बात यह है, आप ऑप्शन से तो मैं भूल ही गया, ऑप्शन से तो बात ही नहीं करें, ऑप्शन भी देख लो, देखे जैसे 2540, 2860, 2680, 2900, ये है। अब 2540 आंसर आ रहा है, तो ये तो देखो देखते आपको लगेगा यार ये तो आ ही रहा है आंसर, ठीक है। सर भी बस ये इधर से देख करके तसल्ली कर रहे हैं, तो मैं बता दूं आपको, देखो एक बार मैं इसको लास्ट में ले लूंगा। भाई 20 रुपए बच रहे हैं, इसका मतलब 20 रुपए ज्यादा ले रहा है वो, तो अगर 20 रुपए कम निकाल दें इसमें, तो 2880 रुपये बचेगा। कितना बच जाएगा? 2880। इसके अकॉर्डिंग बचेगा 2840, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग कितना बचेगा? 2660। देखो तसल्ली से सुन लीजिएगा, प्यार से सुन लीजिए, हड़बड़ाना नहीं है, ये सबको करने की जरूरत नहीं, वो वैसे वैसे आप तो गलत छांटने की कोशिश करो कि भाई 2660 मीन सारी संख्याओं का भाग जाता है। देखो मोटा मोटा जैसे 10 का भाग जा रहा है, ठीक है, 8 का, 8 का जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो 8 का भाग नहीं जाता है इसमें। 15 8 120 होता है ना, 15 8 120, तो 8 का भाग नहीं, सबका भाग जाना चाहिए, वैसे तो 120 का ही जाना चाहिए, लेकिन 120 का पता लगाने में तो दिक्कत आती है अपने को, ठीक है। और आप या फिर ऐसे देख लो, देखो 120 का भाग जा रहा है, मतलब 3 का भी जाएगा, ध्यान से देखना, 120 का भाग जा रहा है या तो 3 का भी जाएगा, या फिर यहां पर देखो 72 है, 72 में 9 का भाग जा रहा है, 72 में किसका भाग जा रहा है? 9 का, 9 का भाग चेक कर, 9 की भाग या 3 का भाग चेक करना इजी है, इसलिए मैं ले रहा हूँ उसको, ठीक है। 3 का, 4 का, 5 का ये भाग देना इजी होता है, इसलिए इनको मैं पहले ले रहा हूँ। तो देखो 72 में 9 का भाग जा रहा है, तो 9 का भाग जाएगा इसका मतलब ऑप्शन में, तो 6 और 6 12 और 2 14, 14 में तो 9 का भाग जाता ही नहीं है, इसका ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। 8 4 12, 12 और 2 14, ये भी नहीं हो सकता। फिर 8 8 16 2 18, ये तो हो सकता है, 9 का भाग जा रहा है इसमें,
मिल गया ना 9 का भाग जाने वाला। अब क्या करोगे, तो कोई दूसरा बहाना बना लो, 56 का भाग भी जाना चाहिए। 56 का जाए मतलब 7 का भी जाएगा और 8 का भी जाएगा, तो 8 का तो जा रहा है, 7 का देखो देखो 7 चौक 28, लेकिन इसमें 7 का भाग नहीं जा रहा है, इसका ये भी झूठा है, बच गया अपने आप ही आंसर। तो गलत को छांटने की उसी, लेकिन ये छांटना तब आएगा जब आपको भाग का पता लगेगा, संख्याओं का पता लगेगा। जो मैंने आपको फील करवाने की कोशिश करी थी, नियमों को याद करवाने के लिए नहीं बोला था मैंने कि नियम को याद करो, आप मैंने कहा था फील करिए। उन क्लास को एक बार वापस से लेकर के देखने की कोशिश करिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगी बात आपको मैं क्या करना चाह रहा था। हो सकता है उस दिन आपको समझ में नहीं आई, लेकिन अब मैं आज यूज कर रहा हूं ना, तो आपको समझ में डेफिनेटली आई जाएगी, कोई इफ बट ही नहीं है। चलो 4 घंटियां 30 मिनट, 1 घंटे, 1 घंटे 30 मिनट और 1 घंटे 45 मिनट के अंतराल से बजती है। सभी घंटियां एक साथ 12 बजे बजती हैं, तो दोबारा एक साथ कब बजेगी। हालांकि सवाल आ चुका है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, मामूली सा, बड़ी यूनिट है, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। एक तो आ गया 30 मिनट, दूसरा 1 घंटा, तीसरा 1 घंटा 30 मिनट, और चौथा है 1 घंटा 45 मिनट। देखो जी ध्यान से सुनो मेरी बात, या तो सारा के सारा घंटे में हो या सारा का सारा मिनट में हो, तब बैठे। अब आपको जैसा अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, वैसे कर लीजिए। मोस्टली लोग मिनट में बदलना चाहते हैं, वैसे ये संख्या देख करके मेरे को लग रहा है घंटे में बदलेंगे तो ज्यादा ठीक लगेगा, लेकिन ज्यादातर लोग आप में से मिनट में बदलना चाहते हैं, इसलिए मैं मिनट से बता रहा हूं। मैं तो दोनों से बताऊंगा, ठीक है, घंटे से भी और मिनट से भी, ठीक है, आपको जैसा बेटर लगे, कंफर्टेबल लगे, इजी लगे, वैसे आप कर लीजिएगा। जैसे मिनट में बदलेंगे तो ये तो 30 मिनट है, ये 60 मिनट है, ये 1 घंटा, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, और 30 मिनट 90 मिनट हो गई, ये 60 मिनट 45 मिनट 105 मिनट हो गई। ये लो जी, ठीक है। अब सब में एलसीएम ले लेंगे, तो 15 का भाग तो सब में जा रहा है, 15 दूनी 30, 15 चौक 60, 15 छिके 90, 15 7 105, ठीक। अच्छा, फिर क्या करना है, देखो अगर मैं 4 को ले लेता हूं, तो 2 को छोड़ दो आप, क्योंकि 4 के अंदर तो 2 है ही। अच्छा, इसके अंदर भी 2 वाला छोड़ दो, 3 बचेगा, 3 और 7 को और ले ले। देखो 15 चौक 60, 60 की आएगी, 0 को मैं ले लेता हूँ, 6 आ गया, 6 18 7 126, मतलब 1260 सेकेंड हो मिनट, 1260 मिनट। और घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग दे देंगे, अगर घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग दे देंगे, ये लो जी 60 का भाग दे देंगे, 0 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 21 छिके 126, ये आ गया 21 घंटे। कितना जाएगा, 21 घंटे, ठीक है। अच्छा, तो देखो 12 बजे एक साथ बजती हैं, तो 21 बजे बाद क्या हो जाएगा, 21 घंटे बाद क्या होगा, तो 12 और 21 33 बजे, 33 में 24 घटा देते हैं, 9 बज गए, सुबह के 9 बज गए, सुबह के 9। भाई समझो 12 बज रहे हैं आज, तो 24 घंटे बाद अगले 12 बज जाएंगे, लेकिन 21 घंटे बाद 3 घंटे कम कर दो, 9 बज गए, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ये कहेंगे यार देखें घंटे में बदल करके देख लेते हैं, अगर थोड़ा बहुत इजी हो तो देखिए ध्यान से सुनना। पहला तो है 30 मिनट, दूसरा था 60 मिनट, तीसरा है 1 घंटे 30 मिनट, और लास्ट का 1 घंटे 45 मिनट। देखो ध्यान से सुनिए, 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, या 60 का भाग दे दो, ये लो जी 60 का भाग दे ही देता हूँ, इसमें भी 60 का भाग दे दिया, इसमें भी 60 का भाग दे दिया, 15 थी 45, 15 चौक 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60, 30 दूनी 60, ठीक है। तो 1/2 घंटे, 1 घंटा, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 घंटे, 4 एकम 4 और 3 7/4, ठीक है। अच्छा, और ध्यान दीजिए बात को सुनो, अब आपको लेना है एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे, तो अंशों का तो एलसीएम और हरों का एचसीएफ, 1 1 3 और 7, 1 1 3 7, तो एलसीएम आ जाएगा 21, और हरों का एचसीएफ
देखो मैंने तो एक लगा दिया, अभी मेरे को ध्यान में नहीं रहा, नहीं आपको पूछता तो डेफिनेटली आप इसको एक को शामिल नहीं करते। हरों का एचसीएफ 2, 1 और 4, इनका एचसीएफ आएगा 1, ध्यान रखना। लेकिन मैंने एक लगा दिया इसलिए, बाकी बहुत से लोग वो एक नहीं लगाएंगे, तो जनरली दिमाग में क्या जाएगा उनके, अरे यार 2 आ जाएगा तो बटेल 2 लगा देगा। ये मत गलती कर देना। और अगर ये गलती आपको लग रहा है कि हमसे तो जाएगी भाई ये गलती, तब आपसे गुजारिश है भैया वो पहले वाला ही तरीका लगा दे। बाकी बट्टे में कुछ भी नहीं है, तो एक है तो इन तीनों का एचसीएफ आएगा 1, तो आ जाएगा 21 घंटे। ये डायरेक्ट कैलकुलेशन हो गई, मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है, कंफर्टेबल रहेगा। बाकी आपको जैसा अच्छा लगे, सुंदर लगे, सरल लगे, वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छा चलिए जी आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित लंबाइयों को ठीक मापने के लिए प्रयुक्त सबसे बड़ी मापक क्या होगी? देखो, एक तो 3 मीटर, 3 मीटर को 300 सेंटीमीटर बोल देते। फिर 5 मीटर 10 सेंटीमीटर मतलब 510 सेंटीमीटर। 12 मीटर 90 सेंटीमीटर 1290 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से सुनिए, सबसे बड़ा माप बताइए, सबसे बड़ा माप बताइए जिससे इनको सबको पूरा पूरा माप सके। देखो ध्यान से सुनिए, सब में क्या कॉमन आ रहा है? 10 सब में कॉमन आ रहा है। इसके अलावा 3, 3 दाए 30, 17 3 51, 43 3 129, तो 10 या 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का अगर मापक लोगे, हेक्टर, टुकड़े, आप पूछिए अपने आप को टुकड़े चाहिए या मल्टीपल सही है, ठीक है, अपने आप पता लग जाएगा। चलो एक आयताकार, बहुत सुंदर सवाल है, ध्यान देना, प्रोसेस से भी करेंगे, थोड़ा सा अंदाज भी लगाएंगे। एक आयताकार कमरे में लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 5.88 सेंटीमीटर, 5.88 मीटर और 2.28 मीटर है। उस पर वर्गाकार मार्बल बिछाने का प्रस्ताव है, तो ऐसे मार्बल की न्यूनतम संख्या क्या है? देखो ध्यान से सुनिए, 588 सेंटीमीटर तो लंबा है, सेंटीमीटर लिख देता हूं मैं इसको, और 728 सेंटीमीटर चौड़ा है। लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई इधर उधर को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं यार ये लंबाई होगी तो लंबाई ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये कह रहा है वर्गाकार टाइल है, मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है, और ऐसी टाइल्स चाहिए आपको। ऐसी क्या चाहिए? टाइल्स। और उनकी न्यूनतम संख्या चाहिए, कम से कम कितनी टाइल्स चाहिए? कम से कम कितनी टाइल्स चाहिए? तो टाइल अगर कम चाहिए, इसका बड़ी 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 टाइल लगाओ, कम लगानी पड़ेगी। और टाइल ज्यादा चाहिए तो छोटी छोटी टाइल्स लगाइए, ठीक है। छोटी छोटी टाइल्स लगाओगे ज्यादा लगानी पड़ेगी, और बड़ी बड़ी टाइल्स लगाओगे कम लगानी पड़ेगी। और ध्यान देना, अब इसने टाइल्स काटने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, ठीक है, नहीं तो फिर एक ही लगा देंगे, पूरी काटने उठने की बात है। तो कम से कम कितनी टाइल्स लगेंगी, कम से कम कितनी टाइल्स लगेंगी ये पूछना चाह रहा है। तो कितनी लग जाएंगी बताओ, कम से कम कितनी टाइल्स लगेंगी? तो देखो जी ध्यान से सुनिए, आपको क्या करना है, एचसीएफ लेना है, पूरी पूरी आनी चाहिए, माप पूरा पूरा होना चाहिए। देखो देखिए, पहली नजर में मेरे को लग रहा है 4 का भाग जा रहा है, तो दे देते हैं 4 का भाग। 4 का भाग दिया, 14 चौक 56, 4 7 28। फिर इसमें 4 का भाग 18 चौक 72, 4 दूनी 8। फिर देखो 7 कॉमन आ रहा है, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 छः 42, तो 7 चौक 28। देखो जी बात को सुनो, ध्यान से सुनना, 28 सेंटीमीटर की माप के आप टाइल्स लगा सकते हो, मार्बल लगा सकते हो, टाइल्स या मार्बल, ठीक है। 28 सेंटीमीटर लंबा, 28 सेंटीमीटर चौड़ा, ठीक है। अच्छा, अब ये पूछना चाह रहा है कितने मार्बल्स लगेंगे या कितनी टाइल्स लगेंगी, नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स कितनी है? तो टाइल्स की संख्या क्या आ जाएगी, फर्श के क्षेत्रफल में एक टाइल का क्षेत्रफल का भाग दे देंगे, एक टाइल या मार्बल। तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई तो आ गई 588 और चौड़ाई गई 728। एक टाइल का क्षेत्रफल, तो टाइल कितनी लंबी है, 28 सेंटीमीटर लंबी है, 28 ही चौड़ी, दोनों साइड से कट जाएगी। 28 से इसको काटोगे कितना आएगा,
21 अभी काट करके देखा है हमने, क्यों काट करके बताइए भाई। 7 से भी कटा, 4 से भी कटा, मतलब 28 से कटा है, और इसको 28 से काटेंगे 16 आ जाएगा। ये आएगा 16 एकम 16, हासिल 1, 16 दूनी 32 और 1 33। ये 26 है भाई, 26 7 182, 26 है ये, ठीक है ना। तो ये 26 है, मतलब ये भी 26 होगा, ठीक है। अच्छा, तो देखिए ध्यान से देखना, बात को समझना। 26 एकम 26, हासिल 2, 26 दूनी 52 और 2 54, 546। तो टाइल्स कितनी चाहिए, 546, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब देखिए ध्यान से समझिए, अब इसको डायरेक्ट कैसे करना था भाई। आप एक बात बताइए, ये आपका कमरा है, अब मान लीजिए ये 18 सेंटीमीटर, 18 मीटर लंबा है, 2-2 मीटर की टाइल लगाओ तो 2-2 मीटर की कितनी टाइल लग जाएंगी, 9 लग जाएंगी। 2-2 मीटर की कितनी टाइल लगेंगी, 9। समझ गए। तो 18 में 2 का भाग दोगे तभी तो 9 आएगा। और अगर इधर 10 है तो 10 में 2 का भाग दोगे 5 आएगा। अगर 10 था तो 10 में 2 का भाग दो कितनी आ जाएगी, 5। तो इधर तो 5-5 टाइल आ गई, इधर 9-9 आ गई। तो इधर से 9 टाइल आ गई, इधर से 5, तो 9 5 45 टाइल्स होंगी कि नहीं होंगी बताओ इसके अंदर। इधर से 9 लग रही है टाइल, ऐसे 9-9 लग रही है गिनोगे तो इधर लग रही है 5-5, तो टाइल्स की जो संख्या वो 45 हो जाएगी कि नहीं होगी बताओ। समझ में आ गई बात। इसलिए बस सिंपल सी बात है, ये हड़बड़ा है नहीं, यही पता लग गया था आपको। एक पेज लेकर बता रहा हूँ, 588 और 728, 588 और 728, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, आपने क्या किया, HCF लिया, HCF लिया तो 7 चौक 28 पूरा ले लिया था हमने, और 28 दूनी 56, बचेगा 2, 28 एकम 28, 28 दूनी 56 बचेगा 16, 28 का 168, ठीक है। तो यानी इस साइड की जो लंबाई है उससे 28 से काटेंगे तो 21, यानी इधर से तो 21 टाइल आएंगी, उधर से 26 आएंगी। तो इधर से 21 आ रही है, इधर से 26 टाइल आ रही है, इसका 21 गुना 26। तो टोटल टाइल्स जो संख्या है वो आ जाएगी 21 गुना 26। तो 21 छः 126, हासिल 12, 21 दूनी 42 और 12 54, ये आ जाएगी 546 टाइल्स आ जाएगी, ठीक है। कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, 4 धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ की। उन्होंने उस पथ पर एक चक्कर पूरा करने में 200 सेकंड, 300 सेकंड और 360 सेकंड और 450 सेकंड लगाए। वे दोबारा पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे, वापस उसी बिंदु पर कितनी देर बाद मिलेंगे। तो देखो जी, एक आदमी 200 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, दूसरा लगाता है 300 सेकंड में, चौथा लगाता है 360 सेकंड में और 450 सेकंड में। तो देखो ये वर्ताकार पथ है, सर्कुलर ट्रैक है, इस पर यहां से घूमना शुरू किया, घूम घाम करके इधर ही घूम रहे हैं। इसका मतलब पहले आदमी को 200 सेकंड में एक चक्कर लगाता है और यही वापस मिलना चाहता है। इसका मतलब 2 चक्कर होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, चक्रों की संख्या फिक्स होगी, क्योंकि मिलाना इनको यहां पर है, यहां पर मिलाना चाहते हैं हम लोग। क्लियर है बात। चक्रों की संख्या समान होगी तो इसके इसके भी पूरे पूरे चक्कर आएंगे, इसके भी पूरे पूरे चक्कर होंगे, इसके भी पूरे पूरे, इसके भी पूरे पूरे। इसका मतलब आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लोगे तो 10 का भाग तो सब में जाहिर है दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो 10 में तो कुछ काट छांट करनी नहीं है कि 10 तो सब में लिया है हमने। अब मैं 45 को यहां पर रख लेता हूं भैया, 45 मेरे को पसंद आ गया, मैंने रख लिया। अब 36 बड़ा नाराज हो जाएगा, क्यों रख लिया भाई, मेरे को भी रखो। तो देख भाई बात यह है, 45 तेरे पास 9 भी है 4 भी है, तो 9 तो 45 के साथ पहुंच गया, 4 नहीं है वो उसको भेज दो यहाँ पर आप। चलो भाई कोई बात नहीं है, पहुंचा दिया। अब ये जो 30 है वो कहता है 10 भी है 3 भी है, तो इस 10 को मत ले लेना, इसमें देख लो है कि नहीं है, 10 भी है 3 भी है। तो 10 और 3 में तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, या फिर ये बोलो 15 और 2 है, तो 15 इसमें मिल जाएगा, 2 इसमें मिल जाएगा। समझ गए। है इसके बाद छोड़ो, इसको नहीं लेना है, 2 तो है ही है, ये लो। 45 चौक 180 को 10 से गुणा करें 1800, यानी 1800 सेकंड बाद
सारे उसी बिंदु पर वापस से मिल जाएंगे। आप कहोगे क्यों मिलेंगे? क्योंकि 200 सेकंड में जो एक चक्कर लगाता है वो 18 सेकंड में 9 चक्कर हो जाएंगे, तो इसके 9 चक्कर पूरे हो जाएंगे, इसके 6 चक्कर पूरे होंगे, इसके 5 चक्कर पूरे और उसके 4 चक्कर पूरे। चक्रों की संख्या कंप्लीट हो जाएगी, चक्रों की जो संख्या है वो कंप्लीट हो जाएगी भाई साहब। तो ये चक्रों की संख्या कंप्लीट है। ठीक है, अच्छा, कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो जी आगे देखिए। अच्छा हाँ, आप कई लोग ये सोच रहे होंगे, सब कई सवाल ऐसे आते हैं जो उल्टा घुमाए, या एक इधर घूमता है एक इधर घूमता है, अलग अलग स्पीड। ठीक है, एक आधा सवाल और ले रहा हूं, लेकिन वो सवाल जो है वो हम जब टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे वो सवाल, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस में स्पीड से संबंधित कई बातें समझानी पड़ेंगी आपको, तो वो उस समय बताएंगे तो ही ज्यादा बेटर लगेगा। ठीक है, और फिर भी किसी को अगर पहले देखना है तो हमने सर्कुलर ट्रैक नाम से एक यूट्यूब पर वीडियो है अपना, अपने चैनल पर, तो उसमें देख लेना सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, वर्ताकार पथ पर जो गति है उसके सवाल कैसे किए जाते हैं वो उसमें डाल रखे हैं, तो आप देख लीजिएगा, कर लीजिएगा उन सवालों। बाकी ऐप पर अब जब टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे तब बात करेंगे। 30 किलोमीटर वर्ताकार पथ है, देखो लिया एक छोटा सा सवाल, लेकिन उसका एक ही डायरेक्शन का लिया हमने, अलग अलग का नहीं लिया। 30 किलोमीटर लंबाई कोई सर्कुलर ट्रैक है, 4 धावक एक ही स्थान से एक ही दिशा में इन स्पीड से प्रति घंटे की चाल चलते हैं। कितने समय बाद उसी स्थान पर मिलेंगे? अपने को उसी स्थान पर मिला रहे, पिछले सवाल में उसी स्थान पर और अभी भी उसी स्थान पर मिला रहे। तो देखो कितना समय लगेगा, सीधी सी सिंपल सी बात है, 30 किलोमीटर है तो ये आदमी 4 की स्पीड जाता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे, 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाता है, 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाता है, तो 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? 4 का भाग दे देंगे, या दूरी में 4 का भाग देते हो समय आता है। वैसे मैं तो ऐसे बताता नहीं हूं, दूरी में 4 का भाग दिया समय, और दूरी तो सबके लिए बराबर है, और इसकी चाल है 5 की, इसकी चाल है 6 की, इसकी चाल है 10 की, ये आ गया 15/2 घंटे। इसको लगे 6 घंटे, इसको 5 घंटे, इसको 3 घंटे। वैसे ही पता लग जाए, 30 किलोमीटर जाने में 5 की स्पीड 6 घंटे लगेंगे, 30 की स्पीड 6 की स्पीड से 5 घंटे लगेंगे, 10 की स्पीड से 3 घंटे लग जाएंगे। तो ये आ गई इसकी, इसका समय एक चक्कर में। पिछले सवाल में तो समय दे रखा था 300 सेकंड, 400 सेकंड, 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 सेकंड, 450 सेकंड। ठीक है, अब की बार समय ज्ञात कर लिया, तो वही एलसीएम ले लीजिए। अब एलसीएम लेंगे तो 15, 6, 5 और 3, इनका एलसीएम निकाल के देखोगे तो 30 आएगा, और हरों का एचसीएफ लेना, अभी बताई थी ना हरों का एचसीएफ, यानी 30 घंटे बाद मिल जाएंगे। कितनी देर बाद मिल जाएंगे? 30 घंटे बाद मिल जाएंगे। ठीक है, वैसे दोनों ही सवाल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बता दूं मैं आपको। क्यों? क्योंकि कोई मशीन दौड़ रही होती तो हो सकता है आप कह देते हैं बात, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आदमी दौड़ते हैं, थकते हैं, ठीक है, तो इसलिए उनकी समय आगे पीछे हो जाता है उनका। खैर जो भी है, आपको बता दिया है सवाल। ठीक है, चलो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा अगली क्लास में करें। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।